कहां तक हो गया था बेटा? अच्छा, टेबल जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गई थी। मीसो जो एक एरा के बारे में बात बता दी थी मैंने, पढ़ने को बोला था, ठीक है। तो फिर भी मैं मीसो जो एक एरा जाते जाते एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अभी आगे का स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन मतलब एनसीईआरटी भी बोल रही है कि ब्रीफ में ही एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। पॉसिबल भी नहीं है पूरा डिटेल में डिस्कस कर पाना, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो था, सेलुलर लाइफ फॉर्म, वो 2 बिलियन ईयर्स एगो आया था। मतलब फर्स्ट लाइफ फॉर्म आए हुए 2 बिलियन ईयर्स हो गए। अब 2 बिलियन ईयर्स में इतने सारे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो गए। हर किसी के बारे में डिटेल में सारी चीजें समझना, वो भी 2 पेजेस के अंदर, वो भी 20 मिनट्स के अंदर, कैसे पॉसिबल है ना? तो ब्रीफ में ही आइडिया ले पाएंगे। और एक्चुअल में क्या है ना, पूरा क्लियर भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका था, हर लाइफ फॉर्म के बारे में पूरी बात थोड़ी ना क्लियर हो चुकी है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ था और सारी चीजें, क्योंकि पास्ट में हुई है ये चीजें। और कई चीजें तो ऐसी हुई जिसको देखने वाला कोई ह्यूमन था ही नहीं। समझो बात को, है ना? इसलिए ब्रीफ में ही पॉसिबल है। थोड़ा सा जो आइडिया लगा है ना क्लियर, बस उसी की बात एनसीईआरटी में की जा रही है। तो आज का जो भी डिस्कशन है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का डिस्कशन है। मतलब अभी जो अपना चलेगा नेक्स्ट 1 आवर तक डिस्कशन, आप देख भी पा रहे होंगे, पूरा का पूरा ब्लू कलर की लाइंस हैं अगले कुछ पेजेस में। तो यही लाइंस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस हर तरह के बन सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स वाले भी बनने की पॉसिबिलिटी है, मैच ऑफ दी फॉलोइंग वाले बनने की भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा ऐसा रीजन अच्छे बन सकते हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि मैं एक तरह से जो मैच वाले कॉलम वाले क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ से बन सकते हैं। तो वैरायटी अच्छी बन सकती है यहाँ से क्वेश्चंस की, है ना? और मेन कंटेंट अगर देखा जाए एनसीईआरटी का तो यही है, इस तरह के पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स की स्टार्टिंग हुई है कुछ डाटा से। ये डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ डाटा हमने पहले भी पढ़े थे और कुछ डाटा अब यहाँ पर आ रहे हैं। ये सारे डाटा एनसीईआरटी के हैं। तो एनसीईआरटी के डाटा है तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, तो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर पहला डाटा ये आ रहा है जो कि रिपीट हो रहा है एक तरीके से, कि 2000 मिलियन ईयर्स एगो और 2 बिलियन ईयर्स एगो आया था फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये बात तो पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना? तो ये दोबारा आया पॉइंट। मतलब मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि एक पॉइंट ऐसा है जो कि एनसीईआरटी में 2 बार है। यही है वो पॉइंट, वहां पर भी है ये पॉइंट और यहाँ भी है ये पॉइंट। तो फिर ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, कि फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कब आई थी अर्थ पर। तो ये हो गया 2000 मिलियन ईयर्स एगो और 2 बिलियन ईयर्स एगो, है ना? ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर एक डाटा है नेक्स्ट पॉइंट में, 500 मिलियन ईयर्स एगो। तो 500 मिलियन ईयर्स एगो, अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट्स आए थे, इन्वर्टिब्रेट्स। और आने के बाद एक्टिव भी हो गए थे अच्छे खासे इन्वर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर्स एगो। तो अगर किसी क्वेश्चन में इन्वर्टिब्रेट्स आपको की पॉइंट देखने को मिल रहा है और उससे रिलेटेड आपसे डाटा पूछा जा रहा है, तो आप टिक कर करके आइए क्या, 500 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद एक और डाटा है 350 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन ईयर्स एगो। तो 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिशिस का ओरिजिन, जॉलेस फिशिस का ओरिजिन हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में कीवर्ड जॉलेस फिशिस है और उससे रिलेटेड डाटा पूछा जा रहा है, तो आप टिक करके आइए 350 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद एक और डाटा है 320 मिलियन ईयर्स एगो, 320 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहां पर बात हो रही है सी वीड्स की एंड फ्यू प्लांट्स की, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स। तो अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो सी वीड्स और कुछ प्लांट्स का ओरिजिन हो जाता है, अपीयर हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह की बात पूछी जा रही है तो ये टिक करके आना है ना। तो ये कुछ डाटा है जहां से इस टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें बात हो रही है कि इवोल्यूशन की डायरेक्शन, इवोल्यूशन की डायरेक्शन क्या रही है, वाटर टू लैंड या फिर लैंड टू वाटर। तो आंसर है वाटर टू लैंड। अब आप ये बड़े आराम से समझ भी सकते हो कि ओरिजिन जो हुआ है लाइफ का वो वाटर में हुआ है। जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था वो वाटर में आया था। मतलब शुरुआत में लाइफ कहाँ थी, सिर्फ वाटर में। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो लाइफ वाटर के साथ साथ लैंड पर भी है, वाटर के साथ साथ लैंड पर भी। अभी देखो ना, हम लोग लैंड पर ही तो है। तो यानी कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि लाइफ फॉर्म्स वाटर के साथ साथ लैंड पर दिखने स्टार्ट हुए होंगे। तो उसे आप क्या बोलोगे कि लाइफ वाटर से चली गई कहां, लैंड पर, यही तो बोलोगे आप उसे।
यानी आप कह सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब प्लांट्स एनिमल्स आपको सिर्फ वाटर में देखने को मिलते थे, लैंड पर कोई नहीं था। एक ऐसा टाइम था। और फिर एक ऐसा टाइम आया जहां पर आपको लाइफ फॉर्म्स वाटर के साथ साथ लैंड पर भी दिखने स्टार्ट हो गए। तो बताओ डायरेक्शन क्या रही इवोल्यूशन की? वाटर टू लैंड। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर भी एक बात आती है कि चलिए मान लेते हैं कि वाटर से लाइफ लैंड पर आई, लेकिन पहले कौन आए? प्लांट्स आए या एनिमल्स आए? तो आंसर है प्लांट्स। पहले प्लांट्स आए। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब लैंड पर हमें लाइफ दिखनी स्टार्ट हुई थी। तो जब लाइफ दिखनी स्टार्ट हुई ना लैंड पर, तो वो लाइफ कौन सी थी? प्लांट्स वाली लाइफ। मतलब वाटर में दोनों दिख रहे थे, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, लेकिन लैंड पर कौन दिख रहे थे? सिर्फ प्लांट्स। एनिमल्स नहीं दिख रहे थे। मतलब पहले कौन आए लैंड पर? प्लांट्स आए। इसका यही तो मतलब निकला। लेकिन एनिमल्स भी तो आए बाद में, क्योंकि आज तो हमें प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी लैंड पर दिख रहे हैं। मतलब एक टाइम के बाद एनिमल्स भी लैंड पर आए। तो यहां पर एक बात आती है कि पहले प्लांट्स आए, बाद में एनिमल्स आए। लेकिन प्लांट्स के वाटर से लैंड पर आने के काफी लंबे टाइम के बाद एनिमल्स वाटर से लैंड पर पहुंचे। मतलब टाइम गैप बहुत ज्यादा है दोनों के बीच। इतना ज्यादा है कि जब एनिमल्स वाटर से लैंड पर आए तब तक प्लांट्स जो है वो वाइड स्प्रेड हो चुके थे, फैल चुके थे अच्छे खासे। मतलब उनकी एक तरह से आप कह सकते हो नंबर में बहुत ज्यादा हो चुके थे तब तक वो। तो टाइम गैप ज्यादा ही रहा होगा ना, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। अगर साथ में आए होते तो कैसे ऐसा पॉसिबल था? समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां पर ये बात भी यहां पर आ रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाटर टू लैंड, और जो पहले आए वो थे प्लांट्स। जब एनिमल्स आए तब तक प्लांट्स वाइड स्प्रेड हो चुके थे लैंड पर। ठीक है। अब यहां से एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि जहां पर बच्चे गलत भी कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहले अर्थ पर कौन दिखाई दिए? सबसे पहले अर्थ पर कौन सा लाइफ फॉर्म दिखाई दिया? तो आंसर जाता है कीमो हेट्रोट्रॉफिक एंड एनारोबिक लाइफ फॉर्म्स, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अर्थ नहीं, लैंड पर पहले कौन दिखाई दिए? तो आंसर क्या जाएगा? प्लांट्स। समझ रहे हैं ना बात को? तो देखो ना, एक ही वर्ड से आंसर चेंज हो गया, अर्थ लैंड। समझो बात को। तो अर्थ पर कौन? प्रोकैरियोट्स, जो लाइफ फॉर्म्स थे, सेलुलर लाइफ फॉर्म्स जो थे, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स एंड एनारोबिक्स। और अगर बात की जाए, आप लैंड की बात करो, अर्थ में भी लैंड पर बात करो, तो फिर कौन? प्लांट्स। समझ में आई ना बात बेटा? अब इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। अब एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की गई है कि एनिमल्स जो है वो वाटर से लैंड पर कैसे पहुंचे। तो आपको मालूम है कि फिशेस तक की अगर बात की जाए, तो फिशेस तक लाइफ पूरी तरह से कहां पर थी? वाटर में थी। अगर आप फिशेस के पहले के जो फाइलम वगैरह आप जो पढ़ते हो, अगर उसमें आपको कोई लैंड पर रहने वाला दिख भी रहा है ना, तो वो बाद में इवॉल्व हुआ, पहले नहीं हुआ। मतलब फिशेस तक इवॉल्व होते गए, और सबके सब कहां इवॉल्व हुए? वाटर में। फिशेस से फिर एम्फीबियंस आए, और एम्फीबियंस वाटर के साथ साथ लैंड पर। ये वाला फंडा आ गया, वहां डुअल मोड हो गया लाइफ का, एम्फी तभी तो टर्म आता है वहां पर। और फिर एम्फीबियंस से जब इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, तब पूरी तरह से आप कह सकते हो कि एनिमल्स लैंड पर आए। तभी तो आप रेप्टाइल्स को बोलते हो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। एम्फीबियंस को नहीं बोल पाते। एम्फीबियंस के लिए ज्यादा से ज्यादा आप यही बोल पाते हो, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, तो आंसर चला जाता है रेप्टाइल्स। तो यहां पर एनसीईआरटी ने यह समझाने की कोशिश की है कि फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, किस तरह से लाइफ वाटर से लैंड पर पहुंची पूरे तरीके से। और उसके बाद फिर एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है किस तरह से रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स का क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। तो ये सारा डिस्कशन इसी सब चीजों के अराउंड है। तो अब अपन को यही समझना है। तो इसको मैं पहले थीम में समझा देता हूं, फिर मैं आगे समझाऊंगा। कि आप सबको मालूम है कि वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है। फिशेस से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं दोनों, बर्ड्स भी और मैमल्स भी। तो बर्ड्स और मैमल्स, इन दोनों का एवोल्यूशन हुआ है किससे? रेप्टाइल से। कुछ लोग ये बोलते हैं कि रेप्टाइल से आए बर्ड्स और बर्ड्स से आए फिर मैमल्स। नहीं, ऐसा नहीं। रेप्टाइल्स दोनों के लिए कॉमन एंसेस्टर रहा है। मतलब बर्ड्स और मैमल्स दोनों का एवोल्यूशन किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। तो ये थीम है। इसी थीम को हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे, है ना? तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्कशन कुछ किस तरह से चलने वाला है, कि लाइफ किस तरह से वाटर से पूरी तरह से लैंड पर पहुंची, पहली बात। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा क्या फंडा रहा, इसी के अराउंड एनसीईआरटी ने सारा डिस्कशन किया है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिशेस से एम्फीबियंस कैसे इवॉल्व हुए। फिशेस से एम्फीबियंस, तो साइंटिस्ट फोकस करते हैं एक जॉलेस फिश पर, एक जॉलेस फिश। और जॉलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर्स एगो आ चुकी थी, इसका मतलब वो फिश भी होगी उस टाइम प्रेजेंट। तो वहीं की आसपास की बात है कि 350 मिलियन ईयर्स एगो एक जॉलेस फिश की बात कर रही है एनसीईआरटी, और उसका नाम है सीलेकेंथ, जिसको कि हम लोफ फिन्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पर बात स्टार्ट हो रही है सीलेकेंथ या लोफ फिन्स से, सीलेकेंथ या लोफ फिन्स, लोफ फिन्स। अब ये जो फिश है, मैं ये बोल रहा हूं, ये जो फिश है मतलब अभी भी प्रेजेंट में है, एक्सटेंट नहीं हुई है। लेकिन यहां पर एक बात थी कि 1938 से पहले इस फिश को क्या मान लिया गया था, एक्सटेंट मान लिया गया। एक्सटेंट 1938 से पहले एक्सटेंट मान लिया गया। एक्सटेंट इसलिए मान लिया गया था क्योंकि साइंटिस्ट को ये मिला ही नहीं करती थी वाटर में, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद अब एक्सटेंट हो गई हो किसी रीजन से। लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका में वाटर से ये दोबारा से डिस्कवर हो गई, रीडिस्कवरी हो गई इसकी, दोबारा से दिखा दी गई साइंटिस्ट को। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि हम लोग गलत समझ बैठे थे कि एक्सटेंट हो गई है, तो एक्सटेंट हुई नहीं है। अगर एक्सटेंट हुई होगी तो अभी हमें कैसे मिल रही है। तो उन्होंने जो एक्सटेंशन का टैग लगा रखा था इस पर, वो हटा दिया फिर। यानी आप कह सकते हो कि 1938 के बाद क्या है, ये मान सकते हो कि आप ये रीडिस्कवरी हो गई इसकी 1938 में, और उसके बाद से आप कह सकते हो कि ये एक्सटेंट नहीं है, यही बोल सकते हो ना आप कि एक्सटेंशन इसका खत्म हो गया एक तरीके से, जो इसको स्टेटस दे रखा था एक्सटेंशन वाला। तो 1938 के पहले क्या मान लिया गया था, एक्सटेंट मान लिया गया था। 1938 में क्या हो गई, साउथ अफ्रीका से रिडिस्कवरी हो गई, और इस वजह से इसके बाद इसका जो एक्सटेंशन का टैग था वो हटा लिया गया। इस बारे में एक बात आई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है फिर, समझ रहे हैं ना बात। तो इस तरह की बात भी एनसीईआरटी ने की है यहाँ पे। तो साइंटिस्ट को क्या लगता है कि ये जो जॉलेस फिशेस थी, सीलेकेंथ या लोफिन्स, इन्हीं से शायद एम्फीबियंस का एवोल्यूशन हुआ है। अब साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है, साइंटिस्ट को इसलिए लगता है कि जो सीलेकेंथ या लोफिन्स नेम की जो फिशेस है, इनके जो फिन्स हैं वो स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स हैं। स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, स्टाउट का मतलब हार्ड, स्टाउट का मतलब हार्ड, मतलब इसके जो फिन्स हैं वो हार्ड है और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। हर फिशेस की तरह नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फिशेस के जो फिन्स होते हैं ना वो इतने स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि फिन्स को करना ही क्या है, बस स्विमिंग में ही तो हेल्प करनी है। तो इनकी हार्ड होने की, इनके हैवी होने की, सॉरी, स्टाउट का मतलब हैवी, हाँ, हैवी टाइप मान लो एक तरीके से, हैवी टाइप का। तो हैवी और हार्ड, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इस तरह के फिन्स होते हैं किसमें, सीलेकेंथ में या लो फिन्स में, ये इसकी खास बात है। और इसकी इसी खास बात की वजह से इसके पास एक खास बात भी थी इसके अंदर, क्या, कि वाटर में तो रहती रहती है फिशेस, हर फिश वाटर में रहती है, ये भी वाटर में रहती है। लेकिन क्योंकि इसके पास फिन्स बाकी फिशेस के कंपेयर में थोड़े अलग थे, तो ये क्या कर सकती थी कि इस इन फिन्स की हेल्प से, अभी भी ऐसा कर सकती है क्योंकि प्रेजेंट है अभी भी ये फिश, तो ये क्या कर सकती है कि ये थोड़ी देर के लिए ही सही वाटर से बाहर आ सकती है लैंड पर। तो आपको मालूम है कि वाटर के बाहर जो किनारे सैंड वगैरह पड़ी होती है, तो उस पर आकर के थोड़ी सी क्या कर सकती है, क्राउलिंग टाइप की कर सकती है, मतलब रेंग सकती है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये फिश क्या है कि इसके पास है स्टाउट एंड हार्ड या स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, हैवी एंड हार्ड फिन्स। इनकी हेल्प से ये वाटर से बाहर आकर के लैंड पर, सैंड पर क्या कर सकती है, थोड़ी बहुत क्राउलिंग मूवमेंट कर सकती है, मतलब रेंग सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रह पाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिश है तो गिल्स होंगे, और गिल से रेस्पिरेशन सिर्फ वाटर में पॉसिबल है, वाटर के बाहर थोड़ी ना पॉसिबल है। तो वाटर के बाहर ज्यादा रह ही नहीं सकती, तो बस थोड़ी सी बाहर आई, लैंड पर थोड़ी सी क्राउलिंग की और वापस वाटर में। तो ये इसके पास एक थोड़ा सा अलग फंडा है बाकी फिशेस के कंपेयर में। इसी की वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि इन्हीं फिशेस से इवॉल्व हुए होंगे क्या, एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस भी तो डुअल मोड शो करते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। और बताओ यहां पर भी थोड़े ही टाइम के लिए सही लैंड पर वाली पॉसिबिलिटी भी तो बन रही है कि नहीं बन रही, तो वाटर तो है ही और लैंड वाला फंडा भी बन रहा है। तो साइंटिस्ट इन्हीं से मानते हैं कि क्या बने होंगे, एम्फीबियंस बने होंगे। तो जो फर्स्ट एम्फीबियंस बने होंगे वो इन्हीं से बने होंगे, इस तरह की बात एनसीईआरटी कर रही है। फर्स्ट एम्फीबियंस मतलब स्टार्टिंग में जो एम्फीबियंस बने होंगे, फर्स्ट एम्फीबियंस, इस तरह से। बात समझ में आ रही ना, तो ये बात पहली। अब देखिए फर्स्ट एम्फीबियंस जो मतलब जो पहले एम्फीबियंस बने होंगे स्टार्टिंग में,
वो आज के टाइम पर क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। कोई भी फर्स्ट एम्फीबियन प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है, मतलब वो खत्म हो चुके हैं। जो शुरुआत में बने थे एम्फीबियंस वो सब क्या हो गए हैं, एक्सटेंट हो गए, एक्सटेंट हो गए ये सब, एक्सटेंट। लेकिन इन्हीं फर्स्ट एम्फीबियन से आगे जो बने होंगे वो आज हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न डे एम्फीबियंस। यानी इनसे जो इवॉल्व हुए, मतलब एक्सटेंशन के पहले इनसे कुछ और एम्फीबियंस इवॉल्व हुए होंगे ना, वो एक्सटेंड नहीं हुए, वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के तो एग्जाम्पल्स हैं, फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स, ये सब। तो फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स जैसे जो एम्फीबियंस हैं वो तो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कहां से बने, ये फर्स्ट एम्फीबियन से ही तो इवॉल्व हुए। इवॉल्व कब हुए, इनके एक्सटेंशन के पहले। ये एक्सटेंट हो गए, ये नहीं हुए, ये हमें आज भी देखने को मिल रहा है। समझ में आई ना बात। तो इस तरह की बात की गई। अब एम्फीबियंस पर फोकस करते हैं। एम्फीबियंस डुअल मोड शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड पर रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वाटर में भी जाते हैं। कब जाते हैं, जब इन्हें अपने एग्स ले करना होता है। तो एम्फीबियंस एग्स ले करने के लिए, अंडे देने के लिए जाते हैं कहां पर, वाटर में। क्यों, वहीं क्यों जा रहे हैं, एग्स जो है वो ले क्यों नहीं कर दे रहे लैंड पर? क्योंकि इनके जो एग्स है ना, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट होते हैं। इन पर हार्ड सेल नहीं होता, हार्ड कवरिंग नहीं होती इन पर। तो अगर मान लो ये अपने एग्स को ले कर दें लैंड पर, तो लैंड पर तो सनलाइट का एक्सपोजर है, एयर का कांटेक्ट है, तो इसकी वजह से ये क्या कर जाएंगे, ड्राई कर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और अगर ड्राई कर गए तो फिर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं से तो आगे जाकर के पूरा का पूरा बनना है फंडा, लाइफ बननी है, पूरी की पूरी लाइफ जो है, जो लाइफ फॉर्म है वही तो बनना है उससे। तो यहां पर यही इनकी एक मजबूरी है कि अपने एक्स को ये ले नहीं कर सकते, कहां पर, लैंड पर। और इसी वजह से अपने एग्स को ले करने के लिए लैंड से कहां जाते हैं, वाटर। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो कहां बने रहे, लैंड पर। लेकिन जब एग्स ले करना हुआ तो चले गए कहां पर, वाटर में, और वाटर में एग्स लेकर के वापस आ गए। ये इनका फंडा होता है। आपने अगर साबूदाना की खीर खाई हो, तो साबूदाना की खीर में से अगर आप एक साबूदाना निकालो, तो वो आपने देखा होगा काफी ज्यादा सॉफ्ट जिलेटिनस होता है। बस वैसे ही होते हैं फ्रॉग्स जैसे एम्फीबियंस के एग्स, इतने ज्यादा सॉफ्ट। अब आप उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, सनलाइट में रख के देखो, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो आप सोचो ना, फिर इनके एग्स ऐसे कैसे ले कर सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी स्पीसीज जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और वो कंटिन्यूटी तब बनेगी जब उसका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होगा, और रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल तब होगा जब उसके एग्स बचे रहेंगे। तो मजबूरी है उनकी, क्या करें। तो वो लैंड पर अपने एग्स ले नहीं करते, एग्स ले करते हैं वाटर में। और इसी वजह से उनको लैंड से कहां जाना पड़ता है, वाटर में। वो तो डुअल मोड शो करना एक तरह से उनकी मजबूरी हुई, वरना तो वो चाहते तो पूरी तरह से लैंड पर भी रह सकते थे। तभी तो हम इनको ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं बोलते, क्योंकि ये लैंड पर रहते तो है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के लिए इनको जाना पड़ता है, वो जाएंगे ही जाएंगे कहां पर, वाटर। समझ में आई ना बात बेटा। तो यहां पर एम्फीबियंस वाली बात आ गई। अब एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स जब इवॉल्व हुए, तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी हो गई। जब एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ, तो रेप्टाइल्स में एग्स जो हुए उन पर हार्ड सेल आ गया। हार्ड सेल, यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। हार्ड सेल आ गया, मतलब कवरिंग आ गई हार्ड, किसके ऊपर, एग के ऊपर। तो अंदर तो सॉफ्ट, लेकिन बाहर हार्ड। अब इनकी जो प्रॉब्लम थी वाटर में जाने वाली, वो खत्म हो गई इसी के साथ ही। क्यों, क्योंकि अब ये अपने एग्स को ले कर सकते थे कहां पर, लैंड पर। क्योंकि अब अगर लैंड पर ये एग्स ले करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सनलाइट से बचाने के लिए हार्ड सेल है, एयर से बचाने के लिए हार्ड सेल है, अंदर है ना सॉफ्ट पार्ट, बाहर तो केवल सेल है, प्रोटेक्शन के काम जो आ रहा है। तो इनकी मजबूरी खत्म हो गई कि अब इनको वाटर में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जाएंगे अब, जब लैंड पर ही अपने एग्स को ले कर सकते हैं। तो इन्होंने वाटर में जाना छोड़ दिया, और पूरी तरह से कहां के होकर के रह गए, लैंड के होकर के रह गए। और इस तरह से ये बन गए फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स। समझ में आ रही ना बात। तो एम्फीबियंस ऐसे थे जो आए तो थे लैंड पर, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाए थे। लेकिन रेप्टाइल्स पूरी तरह से आकर के रह गए, किसके, लैंड के। तो आप देखो ना, फिशेस पूरी तरह से वाटर, एम्फीबियंस मैक्सिमम टाइम लैंड, थोड़ा बहुत टाइम वाटर, और रेप्टाइल्स पूरी तरह से लैंड। तो देखो ना लाइफ कैसे जा रही है, वाटर से लैंड की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, धीमे धीमे। समझ में आ रही ना बात। तो ये भी यहाँ पर डिस्कशन आया है। अब यहाँ पर जो रेप्टाइल्स स्टार्टिंग में बने थे, ऑब्वियस सी बात होने, आप क्या बोलोगे, अर्ली रेप्टाइल्स। जो स्टार्टिंग में बने थे रेप्टाइल्स एम्फीबियन से इवॉल्व होकर के, उन्हें आप क्या बोलोगे, अर्ली रेप्टाइल्स। अब अर्ली रेप्टाइल्स भी क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। लेकिन इन अर्ली रेप्टाइल्स से जो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स बने,
इवॉल्व होकर के वो आज के टाइम पर भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अर्ली एम्फीबियंस क्या हो चुके, एक्सटिंक्ट, लेकिन मॉडर्न डे एम्फीबियंस जो इनसे इवॉल्व हुए वो तो है ना प्रेजेंट। ऐसे ही अर्ली रेप्टाइल्स क्या हो चुके, एक्सटिंक्ट, लेकिन इनसे इवॉल्व होकर के जो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स बने थे वो तो प्रेजेंट है ना। मॉडर्न डे रेप्टाइल्स मतलब लिजर्ड्स वगैरह, स्नेक्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये सब तो है ना आज प्रेजेंट। ये लो इस तरह से, तो ये बात भी एनसीईआरटी में आई है। अब एक बात यहां पर आ रही है कि एक बार जब ये रेप्टाइल्स लैंड पर आ गए, लैंड पर ही है पूरी तरह से, एक बार रेप्टाइल्स बन गए तो इनका डोमिनेंट पीरियड स्टार्ट हो गया। अब ये डोमिनेंस वाले मोड में जा रहे थे धीमे धीमे, और 200 मिलियन ईयर्स तक इन्होंने क्या किया, डोमिनेंसी शो की। 200 मिलियन ईयर्स, मतलब एक बार जब ये रेप्टाइल्स आ गए ना तो ये 200 मिलियन ईयर्स तक लैंड पर या ओवरऑल पर क्या दिखाते रहे, डोमिनेंस दिखाते रहे। अब डोमिनेंस दिखाने के पीछे रीजन क्या था, एक तो देखो क्या था ना कि जो रेप्टाइल्स थे ना, ओवरऑल जो रेप्टाइल्स बने, जब अच्छे खासे रेप्टाइल्स बन गए तो डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप्स के थे। तो शेप्स तो चलो छोड़ो, लेकिन साइज जो थी ना वो बहुत वेरी कर रही थी। रेप्टाइल्स, लार्ज साइज रेप्टाइल्स भी थे, डायनासोर्स वगैरह, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स, लार्ज साइज रेप्टाइल्स, और स्मॉल साइज रेप्टाइल्स भी थे, जैसे कि आप कहो लेजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, ये सब भी थे। तो यहां पर वैरायटी बहुत ज्यादा थी रेप्टाइल्स की, और इसी वैरायटी के पीछे जो लार्ज साइज रेप्टाइल्स थे ना, उन्हीं की वजह से इनकी क्या रही लंबे टाइम तक, डोमिनेंस भी रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनमें से ज्यादातर कार्निवोरस थे, तो इस वजह से इनकी क्या बनी रही, डोमिनेंस बनी रही। अब यहां पर रेप्टाइल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, और रेप्टाइल्स में भी बात करते हैं उन्हीं लार्ज साइज रेप्टाइल्स, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, मॉडर्न डे रेप्टाइल्स की, तो इनमें तो सिर्फ जितने भी रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं तो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स है। यानी इसमें भी अगर देखा जाए तो स्मॉल साइज ही बचे हैं, लार्ज साइज तो ये भी क्या हो गए, खत्म हो गए ना। मॉडर्न डे का मतलब अभी जो दिख रहा है, अभी कौन दिख रहा है, सिर्फ स्मॉल साइज। इसका मतलब जो रेप्टाइल्स बने थे ओवरऑल, उनमें से लार्ज साइज रेप्टाइल्स भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अर्ली तो हो ही गए, लेकिन लार्ज साइज रेप्टाइल्स भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। सिर्फ कौन दिख रहे हैं आज के टाइम पर, स्मॉल साइज रेप्टाइल्स दिख रहे हैं। तो लार्ज साइज रेप्टाइल्स का मतलब डायनासोर्स। तो यहां पर फिर डायनासोर्स का डिस्कशन आया है थोड़ा सा। डायनासोर्स, तो कहा जाता है कि जो डायनासोर्स थे ना, ये एक्सटिंक्ट हुए थे कब, 65 मिलियन ईयर्स एगो। ये एक्सटेंट हुए थे कब, 65 मिलियन ईयर्स एगो। अपनी एनसीईआरटी का डाटा है 65 मिलियन ईयर्स एगो। अब ये किस रीजन से एक्सटेंट हो गए, ये भी एक बात आती है यहाँ पर। तो देखिए ट्रुथ तो अननोन है, आज तक क्लियर अभी भी कुछ नहीं हुआ है कि आपको कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही रीजन था डायनासोर्स के एक्सटेंशन का, नहीं कहा जा सकता कुछ भी, ट्रुथ अननोन है। एनसीईआरटी भी यही बोल रही है लास्ट में फाइनली। लेकिन डिफरेंट व्यूज हैं जो हम एक बार पढ़ सकते हैं कि साइंटिस्ट के क्या क्या व्यू है, क्या क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं साइंटिस्ट के, ऐसे हुआ होगा एक्सटेंशन, ऐसे हुआ होगा। तो इसमें पहला व्यू ये है कि साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से यहाँ पर डायनासोर्स का एक्सटेंशन हुआ होगा। मतलब ऐसा कुछ क्लाइमेटिक चेंज हो गया होगा जिसकी वजह से डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए और वो क्या होगा, एक्सटेंट हो गए। अब देखिए यहां पर ठीक है मान तो ले, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि क्या क्लाइमेटिक चेंज सिर्फ लार्ज साइज रेप्टाइल्स के लिए था, क्लाइमेटिक चेंज तो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स के लिए भी हुआ होगा ना। क्लाइमेटिक चेंज तो सबके लिए सेम होता है, तो फिर वो कैसे सरवाइव कर गए। तो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है ये पॉइंट कि यार ये थोड़ी सी बात नहीं उतनी जम रही है। तो फिर एक सेकेंड व्यू पढ़ते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कुछ डायनासोर्स इवॉल्व हो गए बर्ड्स में, इसलिए अब हमें नहीं दिखते। बर्ड्स जो है वो डायनासोर से बने, तो ये भी ऐसा भी हुआ, अभी पढ़ेंगे भी कि कुछ फ्लाइंग रेप्टाइल से ही वर्ड्स का एवोल्यूशन माना जाता है। टेरोसॉर्स, टेरानोडॉन, उनसे मानते हैं कि उनसे हुआ है वर्ड्स का एवोल्यूशन कुछ लोग। हालांकि सही तो ये बात है कि आर्कियोप्टेरिक्स से फाइनली आगे मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व हुई हैं, टूथड बर्ड्स से होते हुए मॉडर्न बर्ड्स बने हैं। लेकिन फिर भी ऐसा भी एक व्यू है। एक और व्यू है मेटेओराइट कॉलिजन्स। मेटेओराइट कॉलिजन्स की वजह से डायनासोर्स का एक्सटेंशन हुआ है। मेटेओराइट समझ रहे हो, बताया था मैंने, उल्कापिंड। तो ज्यादातर साइंटिस्ट इसी बात पर एग्री कर रहे हैं कि मेटेओराइट कॉलिजन्स की वजह से क्या हुए, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए। तो साइंटिस्ट को यह लगता है कि डायनासोर्स होंगे और उन पर अचानक से लार्ज साइज मेटेओराइट्स गिर गए होंगे। डायनासोर खड़ा है, ऊपर से मेटेओराइट आया, पिच। दूसरा डायनासोर खड़ा है, ऊपर से मेटेओराइट आया, पिच 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 पिच। मरते चले गए होंगे, बहुत सारे मर गए होंगे, लार्ज नंबर में डेथ हो गई। लार्ज नंबर में हो जाती तो एक्सटेंशन के चांसेस बढ़ ही जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो शायद मेटेओराइट कोलिजन एक रीजन होगा किसके पीछे,
डायनासोर्स के एक्सटेंशन के पीछे। फिर यहाँ बात आती है कि सर मेटेओराइट्स क्या सिर्फ लार्ज साइज रेप्टाइल्स डायनासोर्स पर ही गिरे होंगे, स्मॉल साइज रेप्टाइल्स पर नहीं गिरे होंगे? नहीं गिरे होंगे, बच गए होंगे ना, उनके बचने के चांसेस हैं क्योंकि वो छिप सकते हैं। आप देखो ना, स्नेक्स जैसे रेप्टाइल्स बरोइंग है, अंदर जा सकते हैं, लैंड पर गिर रहे हैं ना, वो तो अंदर है लैंड के, चांसेस हैं। लिजर्ड्स जैसे रेप्टाइल्स रॉक्स वगैरह में, जो केव्स वगैरह इस तरह की बन जाती है नेचुरल वे में, वहां रह सकते हैं, वो बच सकते हैं, उनके चांसेस हैं बचने के। तो लार्ज साइज रेप्टाइल्स के कंपेयर में स्मॉल साइज रेप्टाइल्स के बचने के चांसेस इस वे में ज्यादा हैं, और शायद इसी वजह से वो आज तक हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लार्ज साइज रेप्टाइल सर्वाइव कर ही नहीं पाए, मर गए, क्योंकि वो कहीं छिप ही नहीं पाए, इतने बड़े थे वो। इस वजह से क्या हो गया, उनका एक्सटेंशन हो गया। इसके पीछे एक और लॉजिक है साइंटिस्ट का, या ऐसा कह लो कि एक एविडेंस है साइंटिस्ट का। वो क्या है कि आप कहो कि जनरली अर्थ क्रस्ट में इरिडियम नहीं मिलता। इरिडियम पढ़ते हो ना पीरियोडिक टेबल में, इरिडियम, इरिडियम जनरली नहीं मिलता। लेकिन जब अर्थ क्रस्ट का एनालिसिस करते हैं साइंटिस्ट, तो पर्टिकुलर एक लेयर में ही क्या है, इरिडियम है बस, बाकी कहीं इरिडियम नहीं है। एक लेयर में इरिडियम दिख रहा है बस। इरिडियम अर्थ पर है ही नहीं जनरली, इरिडियम यूनिवर्स में स्पेस में कुछ और जगहों पर है, लेकिन अर्थ पर नहीं है इरिडियम। लेकिन एक लेयर में इरिडियम दिख रहा है। जब उस लेयर की एज कैलकुलेट करते हैं ना साइंटिस्ट की, कितनी पुरानी हो गई है लेयर, तो उसकी एज लगभग लगभग वही निकलती है जो कि अपन डायनासोर्स की एक्सटेंशन का फंडा समझ रहे हैं, वही निकलती है। इसका मतलब ये इरिडियम उस टाइम पर ही अर्थ पर आया कहीं और से, जब डायनासोर्स का एक्सटेंशन हुआ। तो ये कहां से आया होगा, मेटियोराइट्स के साथ आया होगा, कि मेटियोराइट्स गिरे, इरिडियम साथ में लाए और मिला दिया किसमें, अर्थ क्रस्ट में। समझ गए ना बात को? तो ये बात लॉजिकल भी लगती है कि हाँ शायद ऐसा हुआ। तो मेटियोराइट कोलिजन आप बोल सकते हो कि सबसे अच्छा व्यू है इसमें डायनासोर्स के एक्सटेंशन के पीछे। अब आप इमेजिन करो, हम लोग अभी निकले बाहर और ऊपर से मेटियोराइट्स आकर के गिरने लग गया, पिच 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 पिच। सर निकले पड़ा करके, पिच। एलन की बिल्डिंग के ऊपर मेटियोराइट गिरा, एलन की बिल्डिंग पिच। लोग खत्म हो गई नीट फिर। तो जब वो हो सकते हैं एक्सटेंड, तो फिर हम कौन चीज है? आप सोचो ना बात को। हाँ बेटा, हाँ वो आप कर लो अरेंजमेंट, आपके पास पैसा है ज्यादा, तो बाकी सब तो गरीब बैठे हैं यहाँ। है ना, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग, तो सर मार्स पे चले जाएंगे, मून पे चलेंगे, तो सब चले जाएंगे क्या? इंडिया से दो ही तो लोग जाएंगे जो ऊपर के रिचेस्ट लोग हैं। वही जा सकते हैं। अपन को लगता है क्या कि अपन को बिठा लेंगे वो प्लेन में, हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं, रॉकेट में बिठा लिए कि चलो चलते हैं मार्स पे ले चलते हैं। वो कहेंगे तुम यहीं रहो, जा रहे हैं हम तो, बाय बाय टाटा। है ना, तो पिसेंगे तो अपन ही लोग, है ना। तो ये वाली बात हो गई। तो यहाँ पर डायनासोर्स के एक्सटेंशन के बारे में भी ये बात की जा रही है। कुछ और पॉइंट्स आएंगे अभी आगे डायनासोर्स के, वो पढ़ेंगे फ्लो चार्ट में। तो बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? फिर एक बात और है रेप्टाइल से रिलेटेड, इक्थियोसॉर्स की बात आ रही है। इक्थियोसॉर्स, इनकी भी बात आ रही है। इक्थियोसॉर्स ये भी एनसीईआरटी में, कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे ना जिनका मन नहीं लगा लैंड पर। बोले कहां आ गए हम, फंस गए तो हम। वाटर ही बढ़िया, तो सुबह शाम स्विमिंग किया करते थे, मौज काटते थे वहां पे। लैंड पे तो माहौल ही सही नहीं है, वापस चले गए लैंड। वाटर में माहौल ही नहीं था, सॉरी लैंड पर माहौल नहीं लगा, वो कहां चले गए वापस, वाटर में। क्योंकि नेचर ने तो इनको बनाया था किसके लिए, लैंड के लिए। लेकिन इनका मन नहीं लगा लैंड पर, और कहां चले गए वापस, वाटर। मतलब ऐसा कह सकते हो कि कुछ रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए कहां पर, वाटर में। तो वो क्या बन गए, फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए। क्योंकि अगर पानी में रहना है, अगर वाटर में रहना है, तो फिश जैसे बन के रहना पड़ेगा। मछली जल की रानी है, तो मछली जैसा तो बनना ही पड़ेगा, जल मछली वैसा ही बन करके रहना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। वाटर में तो आपको फिश जैसा ही रहना पड़ेगा। फिश भले ही फिश ना बन पाओ एग्जैक्टली, लेकिन फिश लाइक तो बनो। व्हेल मैमल है, लेकिन है तो फिश लाइक ही ना। मैमल है लेकिन है तो फिश लाइक ही ना। सील है मैमल, लेकिन है तो फिश लाइक ही ना। इवन हिंदी में तो अपन मछली ही बोल देते हैं, व्हेल मछली, जबकि है कहां मछली वो तो क्या है, स्तनधारी। हिंदी में ऐसे तो बोलते हैं ना। तो आप सोचो ना बात को, कि बनना पड़ेगा अगर वाटर में जाना है तो किसकी तरह, फिश की तरह। क्योंकि आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना जिससे आप स्विमिंग कर सको, तो फिश थोड़ी ना मिलेंगे। कुछ बनाओ, चप्पू बनाओ, फ्लिपर्स पैडल्स, यही तो होते हैं वेल में, फ्लिपर्स पैडल्स बनाने पड़ेंगे आपको। क्या करोगे, मजबूरी है। गिल्स नहीं बना सकते, लेकिन लंग्स ऐसे करो ना जिससे वो क्या कर सको, वहां पर भी क्या कर सको, ब्रीदिंग कर सको, रेस्पिरेशन कर सको। तो बनाया ना व्हेल ने। पढ़ा होगा आपने मेमल्स में, एक्वेटिक मेमल्स वाला टॉपिक छोटा सा, उसमें आपको बताई गई होंगी ये सारी चीजें। तो यहां पर इक्थियोसॉर्स की बात में की जाती है कि ये वो रेप्टाइल्स थे जो वापस कहां चले गए, एक तरीके से वाटर में।
और वाटर में जाकर के किसकी तरह हो गए, फिश की तरह हो गए, फिश लाइक रेप्टाइल्स। आप देखो ना नेम भी क्यों रखा गया इक्थियोसॉर्स, इक्थियोसॉर्स, सौर सौर कहीं पर भी लग जाए रेप्टाइल्स को इंडिकेशन मिलता है। डायनासोर्स रेप्टाइल्स, इक्थियोसॉर्स रेप्टाइल्स, इक्थियो फिशेस के लिए वर्ड यूज करते हैं, इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। तो बताओ फिश लाइक रेप्टाइल्स इक्थियोसॉर्स। तो इनके बारे में एक पॉइंट है, ये कब वाटर में वापस गए, 200 मिलियन ईयर्स एगो। ये 200 मिलियन ईयर्स एगो कहां चले गए, वाटर में वापस चले गए, इक्थियोसॉर्स। समझ पा रहे हैं ना बात बेटा। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी के पॉइंट। चलो अब इसके बाद क्या बात आती है कि रेप्टाइल्स में जब ये लार्ज साइज रेप्टाइल्स स्पेशली डायनासोर एक्सटेंट हो गए ना, तभी फिर मैमल्स के लिए रास्ता क्लियर हुआ डोमिनेंस दिखाने का। क्योंकि अगर देखा जाए तो डायनासोर्स के साथ ही तो मैमल्स का एवोल्यूशन शुरू हो गया था। जब डायनासोर्स आए थे ना अर्थ पर, मैमल्स भी आ चुके थे, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही टाइम पर हुआ है, ट्राइएसिक। आज पढ़ेंगे मीसोजोइक में ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो ट्राइएसिक में आता है कि डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ तो साथ में मैमल्स का भी ओरिजिन हो गया। भले वो मैमल्स कौन थे, प्रोटोथीरियंस, एग लेइंग, लेकिन आ तो चुके थे ना। यानी डायनासोर्स के साथ साथ मैमल्स भी इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन डायनासोर जब तक थे ना, तो मैमल्स की तूती नहीं बोलती थी। तूती ना बोलने का मतलब डोमिनेंस नहीं दिखा पाते थे वो, डायनासोर्स डोमिनेंट थे। लेकिन जैसे ही डायनासोर्स एक्सटेंट हुए ना, मौका मिल गया मैमल्स को डोमिनेंसी दिखाने का। और उसके बाद से फिर मैमल्स ही क्या है, डोमिनेंट है। समझ रहे हैं बात, रास्ता क्लियर हो गया एक तरीके से पूरी तरह से। तो यहां पर फिर बात आती है, यहां बात आती है कि मैमल्स जब इवॉल्व हुए तो इनकी डोमिनेंसी कैसे, रेप्टाइल से ही मैमल्स बने। अब इनकी डोमिनेंसी को लेकर के बात, तो पहले तो एक बात आती है कि जो स्टार्टिंग में मैमल्स बने थे, अर्ली मैमल्स, अर्ली मैमल्स, ये स्मॉल साइज के थे, स्मॉल साइज, या ऐसा बोलो कि श्रियू लाइक थे, श्रियू लाइक, श्रियू मतलब बहुत छोटे छोटे, छछूंदर जैसे, श्रियू लाइक मतलब छोटे छोटे चूहे छछूंदर टाइप, कितने छोटे छोटे मैमल। आज जनरली अपन को मैमल जो दिखते बड़े बड़े दिख रहे हैं, एलिफेंट, काऊ, हॉर्स, डॉग, हम, ये सब क्या है, मैमल्स है, बड़े बड़े मैमल। लेकिन उस टाइम पर जो बने थे स्टार्टिंग, वो कैसे थे, बहुत छोटे छोटे मैमल थे, श्रियू लाइक। पता कैसे चला, फॉसिल से, क्योंकि जो सबसे पुराने हमें फॉसिल्स मिले हैं मैमल्स के, वो जनरली बहुत छोटे छोटे ही मिले हैं। तो यहां पर ये श्रियू लाइक पता कैसे चला, फॉसिल्स की साइज से। फॉसिल साइज क्या मिली, स्मॉल, बहुत छोटी साइज के। वो तो पैरामीटर्स होते हैं, जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एक एक्सपर्टाइज ही अलग है, वो तो है पैलियोंटोलॉजी का, है ना। वो अपन डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे बेटा हर पॉइंट, क्योंकि एक चीज से पता नहीं चलता, बहुत सारे कनेक्शंस उन्हें डेवलप करने होते हैं ना। और एक फॉसिल से भी सारी बात क्लियर नहीं होती, बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी एजिंग देखी जाती है, उनकी एज कैलकुलेट की जाती है, फिर कनेक्शंस बिठाए जाते हैं कि कहां पर कौन क्या था। इसलिए तो अर्ली मैमल्स क्या थे, स्ट्रू लाइक। कैसे पता चला, फॉसिल की साइज से। कैसे थे वो, स्मॉल थे। इसके अलावा फिर यहां एक बात आती है कि मैमल्स डोमिनेंसी कैसे दिखा पाए, क्योंकि मैमल्स के, जब मैमल्स की बात की जाए तो सिर्फ मैमल्स ही क्यों, मैमल्स के साथ तो बाकी भी थे ना, फिशेस भी थी, एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी कुछ बचे ही थे, बर्ड्स भी हैं, और मैमल्स भी। मैमल्स ही क्यों, बाकी क्यों नहीं डोमिनेंस दिखाता। हालांकि हम मानते हैं कि हर किसी का टाइम रहा है, एक टाइम पर फिशेस डोमिनेंट थी, एक टाइम पर एम्फीबियंस डोमिनेंट थे, एक टाइम पर रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे, अभी मैमल्स डोमिनेंट है। लेकिन मैमल्स के साथ में बाकी भी तो है, सब खत्म थोड़ी ना हो गए। तो मैमल्स के पास कुछ ऐसी यूनिक चीज होगी ना, जिसकी वजह से वो डोमिनेंट है अभी प्रेजेंट में। तो यहां एक बात बोली जाती है कि मैमल्स इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, पढ़ने लिखने में नहीं। हर कोई पढ़ाई लिखाई की बात थोड़ी ना होती है हमेशा, इंटेलिजेंट है मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं। इंटेलिजेंट इज वाइज कि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो एडवांस्ड है, कॉम्प्लेक्स है। अब नर्वस सिस्टम एडवांस होगा तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है, ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ सेंटर्स ज्यादा होंगे, इवॉल्व सेंटर्स होंगे, अच्छे सेंटर्स होंगे। तो इसकी हेल्प से इन्हें एक फायदा मिलता है क्या, कि कभी भी जब इनको कोई डेंजर फील होता है, खतरा फील होता है, तो उसको ये बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि यहाँ खतरा है। और जितना जल्दी सेंस कर लेते हैं उतनी जल्दी अवॉइड भी कर पाते हैं डेंजर को। तो बताओ इनके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बचने के चांसेस ज्यादा है, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, तो फिर डोमिनेट ही हो गए ना। समझ में आ रही ना बात। दूसरे नहीं बच पाएंगे जितना तुम बच पाओगे, तो तुम ज्यादा एक तरीके से एडवांस हो गए ना उनके कंपेयर में कि नहीं। जैसे हम लोग होते ना, रात में अकेले जा रहे होते किसी गली में, भौंकता है जैसे ही कुत्ता, पता चल जाता खतरा है, सेंस कर लेते। और जैसे ही दिखता है तो दौड़ भी लगा देते हैं, अवॉइड भी कर पाते हैं, क्योंकि दौड़ नहीं लगाएंगे तो पता है काटेगा। एक तरीके का यही तो हुआ ना कि हमें डेंजर हम जल्दी सेंस कर लेते हैं,
और कहीं ना कहीं उसको हम अवॉइड भी जल्दी कर ले जाते हैं। ये मैमल्स का फंडा है। तो इस वजह से डोमिनेंस का एक फंडा यहां से बनता है। एक और चीज है, विविपेरस वाला फंडा भी कहां से आया? मैमल से ही तो स्टार्ट हुआ। हालांकि सारे मैमल्स विविपेरस नहीं है, लेकिन विविपेरस वाला फंडा जो स्टार्ट हुआ वो मैमल से ही तो हुआ है। विविपेरस पहले थोड़ी ना था कहीं पर भी। इवन शुरू में जो मैमल्स थे वो भी तो ओविपेरस थे। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, विविपेरस मतलब बर्थ देने वाले, डायरेक्ट बर्थ देने। तो ये बेबी को डायरेक्ट बर्थ देना, एग ना ले करना, ये फंडा कहां से स्टार्ट हुआ? मैमल से हुआ। इसके पहले थोड़ी ना कोई करता था ऐसा। सबके सब क्या करते थे? एग्स ही ले करते थे। इवन मैमल्स भी स्टार्टिंग में क्या करते थे? एग्स ही ले करते थे ना। तो जो एग्स होते हैं वो बॉडी के बाहर चले जाते हैं, और बॉडी के बाहर फ्रीली पड़े रहते हैं, और फ्रीली पड़ी हुई चीज के डैमेज होने के, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है। आप देखो ना कितने सारे एग्स ले करते हैं, और मोस्ट ऑफ द एग्स तो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हर किसी एनिमल के, हर किसी ऑर्गेनिज्म के। तभी तो लार्ज नंबर में देते हैं कि चलो अगर थोड़े बहुत डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो थोड़े बहुत बचे रहे और उनकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन मैमल्स की बात किया तो मैमल्स ने कहा ये झंझट ही खत्म करो ना, ये डेवलपमेंट क्यों बॉडी के बाहर कराएं? एक काम करो, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट कराओ, फिर सीधा बेबी बाहर निकालो ना। विविपैरिटी, विविपेरस वाला फंडा। तो इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट अंदर ही होने लग गया, एक्स वाला झंझट ही खत्म। और जब बेबी का डेवलपमेंट अंदर ही होने लग गया, एक्स का झंझट ही खत्म हो गया, तो बताओ सर्वाइवल में थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला कि नहीं मिला? डिस्ट्रॉय होने के चांसेस तो कम हो गए ना, क्योंकि बॉडी के बाहर नहीं जा रही है अब चीज, एग थोड़ी ना लेकर रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप बोल सकते हो कि डोमिनेंस ये दिखा पाया बाकी लोगों पर। समझ में आ गई ना बात? तो पढ़ेंगे आगे, क्योंकि विविपैरिटी से ही तो प्लेसेंटा वाला फंडा आया। प्लेसेंटल मैमल्स, विविपेरस, प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटा मिलता है। तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा मैं आपको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है प्लेसेंटा का बनना। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, क्योंकि एग्स में योक होता है, स्टोर्ड फूड। एग्स में स्टोर्ड फूड क्या होता है? योक होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि ह्यूमन के एग में योक कम कर दिया गया, क्योंकि बॉडी के अंदर ही रखना था। जब योक कम हो गया तो फिर प्लेसेंटा बनाना पड़ा। लेकिन फायदा है योक बासा खाना, प्लेसेंटा से फ्रेश खाना, ताजा ताजा। तो ये आगे पढ़ेंगे अपन, प्लेसेंटा का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैमल्स के अराउंड। बर्ड्स के बारे में एनसीईआरटी ने कोई बात नहीं लिखी है, तो इसलिए अपन भी यहाँ पर कोई बात यहाँ पर नहीं करेंगे अभी। तो बताओ ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना? अब एक पॉइंट प्लांट्स के बारे में भी लिखा गया यहाँ पे, कि आप जो कोल डिपोजिट्स देखते हो आज के टाइम पर, कोयले की खदानें, कोल माइंस, ये कोल डिपोजिट्स कैसे बने? तो ये कोल डिपोजिट्स बने हैं पास्ट के जाइंट फंस से। तो जो टेरिडोफाइट्स हुआ करते थे, जाइंट फंस हुआ करते थे बहुत पहले, वो किसी रीजन से अर्थ में नीचे आ गए होंगे, अर्थ सरफेस में नीचे आ गए होंगे। कोई जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस, प्रलय, कैटाक्लिज्म वगैरह हुआ होगा, और जितने भी जाइंट फंस होंगे वो गिर गए होंगे, और नीचे अर्थ सरफेस में नीचे चले गए होंगे, दब गए होंगे। नीचे क्या है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, और उस वजह से वो टाइम के साथ किस में कन्वर्ट हो गए? कोल्ड डिपोजिट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये पॉइंट भी रख सकते हो कि आज जो आपको कोल्ड डिपोजिट दिख रहे हैं, पास्ट के वो क्या थे एक्चुअल में? जाइंट फंस थे, टाइडोफाइट्स थे। ये भी एक पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये ध्यान रख सकते हो। तो बताइए ओवरऑल ठीक ठाक क्लियर हो गए ना सारे पॉइंट्स? तो ये ध्यान रखना। अभी एक दो पॉइंट बचे हैं जो अपन ने बीच में छोड़े हैं, अभी वो अपन फ्लो चार्ट्स में कवर कर लेंगे। तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो फ्लो चार्ट्स हैं, 3 फ्लो चार्ट्स हैं जो बीच बीच में है, वो पढ़ते हैं। देखिए पहला फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, और मैंने आपको शायद बता दिया था लास्ट लेक्चर में ही कि जितने भी टेबल्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह इस चैप्टर में होते हैं उन्हें हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो जितने भी फ्लो चार्ट्स अभी हम पढ़ेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। और जितने भी ये फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं, ये फॉसिल्स की हेल्प से बनाए गए। हमें फॉसिल्स मिलते गए और उनसे हम नॉलेज को थोड़ा सा लिंक करते गए, और ये क्या बन गए? फ्लो चार्ट्स। तो देखिए किस तरह से है। पहले फ्लो चार्ट की बात करते हैं, और इसमें समझाने की कोशिश की गई, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि रेप्टाइल्स, जो अर्ली रेप्टाइल्स बने थे, उन्हीं से बने मॉडर्न डे रेप्टाइल्स, उन्हीं से बनी बर्ड्स, और उन्हीं से बने क्या? मैमल्स। बताया ना अभी मैंने। तो अब उसी की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहां लिखते हैं अर्ली रेप्टाइल्स।
अर्ली रेप्टाइल्स। अब इन अर्ली रेप्टाइल से साइनेप्सिड्स और सौरोप्सिड्स ये इवॉल्व हुए। तो एक हो गए सौरोप्सिड्स और एक हो गए साइनेप्सिड। हालांकि ये दोनों भी आप अर्ली रेप्टाइल्स बोल सकते हो क्योंकि अर्ली रेप्टाइल्स ही है ये सब भी। अर्ली रेप्टाइल्स जो एग्जैक्ट हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्शन अभी बताया था मैंने कि जो एम्फीबियन से इवॉल्व हुए थे ना रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल्स, वो क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट। उनसे जो बाकी के रेप्टाइल्स बने जिन्हें हम मॉडर्न डे रेप्टाइल्स बोलते हैं, बस वही हमें देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से बने, अर्ली रेप्टाइल्स से बने साइनेप्सिड्स एंड सौरोप्सिड्स। ये भी एक्चुअल में अर्ली रेप्टाइल्स है क्योंकि शुरुआत के रेप्टाइल्स, उसी को तो बोलते हो आप अर्ली रेप्टाइल्स। तभी आपने देखा होगा अभी जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे थे ना उसमें इन दोनों की बातें भी आई थी कि साइनेप्सिड्स आर मैमल्स लाइक अर्ली रेप्टाइल्स, सौरोप्सिड्स वर लगाने ना, साइनेप्सिड्स वर मैमल्स लाइक अर्ली रेप्टाइल्स, सौरोप्सिड्स वर लिजर्ड्स लाइक अर्ली रेप्टाइल्स। इस तरह के पॉइंट आए थे, तो वो अपने वहां कवर नहीं किए, यहां कवर किए हैं मैंने। तो साइनेप्सिड्स जो थे वो किसकी तरह थे, मैमल्स की तरह, मैमल्स की तरह, मैमल्स लाइक। और जो सौरोप्सिड्स थे वो लिजर्ड्स लाइक थे, छिपकली जैसे, लिजर्ड्स लाइक। तो वो सौरोप्सिड्स और ये साइनेप्सिड्स। अब पहले देखते हैं साइनेप्सिड्स से क्या क्या बने। साइनेप्सिड्स से बने सबसे पहले पेलिकोसॉर्स, पेलिकोसॉर्स। हालांकि ये पेलिकोसॉर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इसलिए इन्हें आप सिर्फ फोटो में ही देख पाएंगे। पेलिकोसॉर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पेलिकोसॉर्स से बने थेरेप्सिड्स, थेरेप्सिड्स, थेरेप्सिड्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इसलिए इन्हें भी आप फोटो में ही देख पाओगे सिर्फ। और थेरेप्सिड्स से मैमल्स इवॉल्व हुए, मोस्ट ऑफ द मैमल्स तो आज भी हैं इसलिए इन्हें आप प्रेजेंट में भी देख पाते हो। हम भी क्या है, मैमल ही हैं। तो ये मैमल्स इस तरह से इवॉल्व हुए हैं। अर्ली रेप्टाइल्स, देखो बताया ना मैंने कि अर्ली रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से ही मैमल्स इवॉल्व हुए। तो कैसे हुए, इस तरह से कि अर्ली रेप्टाइल्स में साइनेप्सिड्स, साइनेप्सिड्स से बने पेलिकोसॉर्स, पेलिकोसॉर्स से बने थेरेप्सिड्स और थेरेप्सिड्स से फाइनली क्या इवॉल्व हुए, मैमल्स इवॉल्व हुए। इस तरह से मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। ये है रहा सीक्वेंस मैमल्स बनने का। अब बात करते हैं सौरोप्सिड्स की। सौरोप्सिड्स से तो डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं। देखिए एक बात और क्लियर रखना कि एवोल्यूशन कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता पूरा का पूरा, कि आप सोचो हर चीज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनी, कि आप सोचो कि फिशिस से एम्फीबियंस बने और एम्फीबियंस से अगर रेप्टाइल्स बने और रेप्टाइल्स से अगर मैमल्स बने हैं और बर्ड्स बनी है, तो आपने कहा एक लाइन पर सीधे बन गए बर्ड्स और दूसरी लाइन पर बन गए मैमल्स। वो बोलने वाली बातें होती है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना तो एवोल्यूशन जो होता है ना वो ब्रांचिंग पैटर्न पर होता है। ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं, जैसे ट्री पर ब्रांचेस निकलती चली जाती है ना, और अलग अलग ब्रांच पर फ्लावर्स फ्रूट्स लगते चले जाते हैं। उसी तरह से नेचर में भी हुआ है एवोल्यूशन का पैटर्न। मतलब एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि ब्रांचेस निकलती जाती हैं और हर ब्रांच पर कुछ ना कुछ लाइफ फॉर्म बनते चले गए। समझ में आ गई बात। इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्री। अभी देखना आप अपन एक पूरा फ्लो चार्ट बना देंगे ना तो अपने आप में एक ट्री जैसा दिखने लग जाएगा, बहुत सारी ब्रांचेस दिखने लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो एवोल्यूशन किस पैटर्न पर होता है, ट्री पैटर्न पर होता है, इसलिए बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्री, इसलिए बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्री। तो यहां पर जैसे अगर मान लीजिए आप में से कोई कैम्बेल वगैरह बुक प्रेफर करता हो, कुछ बच्चे करते हैं कैम्बेल वगैरह, करता है कोई यहाँ पे, चाहे लेवल ही नहीं है ये वाला, नहीं करते कोई। ओलंपियाड्स वगैरह किसी ने प्रिपरेशन की है, किसी ने आप में से, कौन है, थोड़ा सा हैंड रेज करिए। तो आपने तो रेफर की होगी ना कैम्बेल, कैम्बेल बुक रेफर नहीं की थी, फिर कैसी प्रिपरेशन की ओलंपियाड की। अच्छा वही इंडिविजुअल आपने बुक्स की है, अच्छा ओके। मैं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड वगैरह का अगर किसी ने टारगेट बना रखा होता है ना तो वो कैम्बेल जैसी बुक रेफर करते हैं। तो उसमें क्लेडोग्राम्स वगैरह ये सब दिए हुए हैं। वो इवोल्यूशनरी ट्री तो है एक तरीके के, जिसमें लाइंस वगैरह दी होती है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कोई बात नहीं, नीट के लेवल की बातें नहीं है, नीट के लिए तो यही बहुत है। वो तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं ना बड़े खतरनाक टाइप के बच्चे, है ना, एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो मजाक लगता है, क्या है ये, है ना, कैम्बेल पढ़ेंगे कैम्बेल, है ना। तो पढ़ते हैं कुछ बच्चे, एलएन में भी पढ़ते हैं, मतलब हैं कुछ ऐसे बच्चे। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब नीट के लिए कुछ जरूरत नहीं, नीट पढ़ोगे, नीट के लिए अगर वो पढ़ोगे ना तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन ही नहीं होगा फिर क्योंकि आप बहुत हाई फाई सोचने लग जाओगे और फिर हर चीज में डाउट क्रिएट करोगे, एक एक लाइन में डाउट होगा आपको, फिर आप खुद ही कंफ्यूज होते चले जाओगे और कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत करते जाओगे। जो स्टेटमेंट लिखा होगा करेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी वही लिखा है, लेकिन आप सोचोगे ऐसा कैसे, आप इनकरेक्ट करके आ जाओगे और सिलेक्शन खो दोगे। तो नीट के लिए तो यही है बहुत, है ना। वो तो बस केवल बता रहा था, मैं पूछ रहा था। चलिए, तो सौरव सेट से कैसे हुआ एवोल्यूशन आप समझते हैं। देखिए सौरव सेट से क्या हुआ, एक ब्रांच निकली
और उस ब्रांच पर इवॉल्व हो गए सीधे के सीधे क्या, टर्टल्स। टर्टल्स बन गए किससे, सौरोपसिड से, टर्टल्स। एक और ब्रांच निकली सौरोपसिड से, लेकिन वो ब्रांच बाइफरकेट हो गई, मतलब उससे भी ब्रांचेस निकल गई आगे। और एक ब्रांच पर क्या बन गए, थीकोडॉन्ट्स। क्या बन गए, थीकोडॉन्ट्स। ये वो थीकोडॉन्ट्स नहीं है जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो। थीकोडॉन्ट्स एक्सटेंट हो गए, एक्सटेंट हो गए, सिर्फ फोटो में देख सकते हो। थीकोडॉन्ट से फिर क्या हुआ, थीकोडॉन्ट से फिर एक ब्रांच निकली, और वो ब्रांच आगे जाकर के फिर से बाइफरकेट, इस तरह से। और जो एक ब्रांच थी ना, उस पर फिर आगे बाइफरकेशन हो गया, इस तरह से। देखो ब्रांच पर ब्रांच निकलती जा रही। तो एक ब्रांच पर तो क्या बन गए, डायनासोर्स। डायनासोर्स जो कि क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, सिर्फ फोटोज में देख सकते हो। और दूसरी ब्रांच जो निकली थी यहां से, उस पर क्या बन गई, बर्ड्स। काफी बर्ड्स अवेलेबल हैं, देख सकते हो बाहर जाके, अभी नहीं दिन में। तो इस तरह से। और एक जो ब्रांच यहां पर जो अपन ने छोड़ दी ना बीच में, ये आगे जाकर के क्या बना देती है, क्रोकोडाइल्स। इस पर क्या बन गए, क्रोकोडाइल्स बन गए। ये लीजिए, ये अवेलेबल है, मत जाना देखने, दूर से देखना क्योंकि यहाँ चंबल में है बहुत सारे मगरमच्छ, है ना। तो यहाँ जब बाढ़ वगैरह आती है ना, तो चंबल से बाहर आ जाते हैं, गलियों में जो नाली वगैरह होते हैं ना, वहां घूमने लग जाते हैं। तो कोटा में अगर रहो ना, तो क्रोकोडाइल से तो बच के रहना। हालांकि अभी आप चंबल रिवर से काफी दूर हो, तो यहाँ तक तो नहीं आते वो, लेकिन फिर भी बच के रहना, दूर से देखना है। चलो अब इनकी बात करते हैं। ये जो ब्रांच थी, अब इसकी बात करते हैं। ये ब्रांच क्या हुई, आगे जाकर के ये ब्रांच भी बाइफरकेट होगी इस तरह से। और ये वाली जो ब्रांच थी ना, इस ब्रांच पर क्या बने, इस ब्रांच पर बन गए त्वाताराज। त्वाताराज, स्फीनोडॉन, पढ़ा होगा आपने रेप्टाइल्स में, स्फीनोडॉन न्यूजीलैंड में मिलते हैं, स्फीनोडॉन। त्वाताराज बोलते हैं उनको, न्यूजीलैंड में ही मिलता है। और ये जो ब्रांच गई थी ना, ये फिर से बाइफरकेट हो जाती है आगे जाकर के, इस तरह से। और एक ब्रांच पर क्या बन जाते हैं, लिजर्ड्स, और दूसरी ब्रांच पर स्नेक्स, इस तरह से। ये लीजिए, ये बन गए, देखो ना, ब्रांच पर ब्रांच निकलती चली गई, और तरह तरह के रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब इवॉल्व होते गए। तो ऐसे होता है एवोल्यूशन, ब्रांचिंग पैटर्न पर। अब अपन ने ऐसे बनाया, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस वगैरह टाइप का फंडा बनाया, वरना है तो यही, फ्लो चार्ट तो यही है ना, बनाने का तरीका अलग है बस। तो आप देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ट्री पर ब्रांचेस निकलती जा रही और लाइफ फॉर्म्स बनते जा रहे हैं, ऐसे होता है एवोल्यूशन। अब जरा से अपन ने क्या बोला था, अपन ने क्या बोला था कि अर्ली रेप्टाइल से क्या क्या बने, मॉडर्न डे रेप्टाइल्स। तो आप देखो ना, ओवरऑल अगर देखा जाए तो टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स, त्वातारास, क्रोकोडाइल, क्या ये प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है? तो ये सब क्या हुए, मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हुए कि नहीं हुए? तो आप देखो ना, अर्ली रेप्टाइल से ही तो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं हो गए ना कि आपने कहा एक लाइन पर सब बन गए हो। ये देखो ना, ब्रांच पर ब्रांच निकलती चली गई, तब जाकर के बने ना। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अर्ली रेप्टाइल से ही क्या बने हैं, बर्ड्स बनी है। रेप्टाइल से ही बर्ड्स बनी ना, तो देखो सीधी थोड़ी ना बन गई एक लाइन में बर्ड्स। ये देखो ना, ब्रांचेस निकलती गई तब जाकर के बर्ड्स बनी है। और मैमल्स भी देखो, भली मैमल्स हम कह सकते हैं कि एक लाइन पर बने, लेकिन मैमल्स बने तो ना। तो ऐसे होता है, मतलब ब्रांचेस ब्रांचेस निकलती जाती है, अलग अलग ब्रांच पर अलग अलग चीजें बनती चली जाती है। इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्री। यही है एवोल्यूशनरी ट्री, ट्री पैटर्न पर होता है एवोल्यूशन ऐसे। तो आप यहाँ फाइनली बोल सकते हो ये सब। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन ये क्या आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एवोल्यूशनरी ऑर्डर। आपसे एवोल्यूशनरी ऑर्डर पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा मैमल्स का एवोल्यूशनरी ऑर्डर बताओ, मतलब मैमल्स कैसे इवॉल्व हुए, तो आप बोलोगे साइनेप्सिड्स, पैलिकोसॉर्स, थेरेप्सिड्स एंड मैमल्स। ये हो गया एवोल्यूशनरी ऑर्डर ऑफ मैमल्स। मतलब वहां तक पहुंच जाओ, लास्ट तक, वो हो गया ऑर्डर। उन्होंने कहा बर्ड्स का एवोल्यूशनरी ऑर्डर बताओ, सौरोप्सिड्स, थीकोडॉन्ट्स, और फाइनली बर्ड्स। जो जो बीच में मिले उनको बोलते जाओ, ऑर्डर बन गया। उन्होंने कहा टर्टल्स, आपने बोला सौरोप्सिड्स एंड फाइनली टर्टल्स। क्लियर है ना बात? तो ये एवोल्यूशनरी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे वो एंसेस्टर पूछ सकते हैं। एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पहले वाला। उन्होंने कहा मैमल्स का एंसेस्टर कौन, तो आप बोलोगे मैमल्स के पहले आने वाले हर कोई क्या है, उसके एंसेस्टर है। लेकिन अगर उन्होंने कहा मैमल्स का क्लोजेस्ट एंसेस्टर, मतलब जस्ट पहले वाला, बताओ जस्ट पहले वाला कौन है, रेप्सिड है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही वो बोल सकते हैं डायनासोर्स का क्लोजेस्ट एंसेस्टर थीकोडॉन्ट्स, लिजर्ड्स का क्लोजेस्ट एंसेस्टर सौरोप्सिड्स, टर्टल्स का भी सौरोप्सिड्स। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे एंसेस्टर पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो डिसेंट पूछ सकते हैं आपसे। डिसेंट मतलब बाद वाला। उन्होंने कहा थेरेप्सिड्स के डिसेंट कौन, मैमल्स।
उन्होंने कहा थीकोडोंट्स के डिसेंट कौन, क्रोकोडाइल्स भी, डायनासोर्स भी और बर्ड्स भी। उन्होंने कहा सौरोप्सिड्स के डिसेंट कौन, टर्टल्स भी, लिजर्ड्स भी, स्नेक्स भी और तुआतारास भी और थीकोडोंट्स भी। बाद वाले क्या होंगे, डिसेंट हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। अब जब आप ये फ्लो चार्ट देखोगे एनसीईआरटी में, तो साइड में एक टाइमलाइन भी दी हुई है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाली बात है, वो आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है। मतलब समझ रहे हो, जहां लाइन एग्जैक्टली होनी चाहिए थी ना, उससे वो ऊपर नीचे हो गई, तो सारा चीजें गलत हो गई। तो उसको अवॉइड करना, अगर आपको ये जानना ही है कि कौन कब क्या ओरिजिन हुआ, डोमिनेंस हुआ, तो फिर वो अपन ने जो पढ़ी थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उससे आप रेफर करना। तो गलत चीज नहीं पढ़नी है, मतलब क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही फिर उसको वेरीफाई भी करना होता है प्रोफेसर को कि जो आंसर जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आंसर सही जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ थोड़ी ना है जो पेपर बनाते हैं, वो प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह के, उन्हें सब पता होता है। वो तो बाई चांस की बात होती है कि एक आध गलती आ जाती है पेपर में, वो तो ह्यूमन एरर है, कहीं भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। तो नहीं आएगा वहां से, आप इतना ही याद रखना जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड फ्लो चार्ट की। तो जरा इस पर फोकस करो आप, इतने से पार्ट पर देखो। बताओ, थीकोडोंट से ही क्रोकोडाइल्स, थीकोडोंट से ही डायनासोर्स और थीकोडोंट से ही बर्ड्स बन रहे या नहीं बन रहे। बस अगला फ्लो चार्ट एनसीईआरटी ने यहीं से बना दिया, इतने से ही पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और कुछ भी नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इतने से पार्ट को आप डिटेल में समझेंगे। ये लो, इतने से पार्ट को। तो देखो एनसीईआरटी ने अब फैमिली ट्री बनाई है, अब एवोल्यूशनरी ट्री नहीं, मतलब वो ये नहीं बताना चाह रही कि किसका कैसे एवोल्यूशन हुआ, उन्होंने कहा कि कौन सी एक फैमिली है जिसके क्या क्या मेंबर्स हैं, मतलब रिलेशन बताने की कोशिश की गई है ना। तो यहां पर देखो थीकोडोंट से स्टार्ट किया उन्होंने, आप देख सकते हो नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है उसमें नीचे थीकोडोंट लिखा होगा, थीकोडोंट्स। तो थीकोडोंट से किस किस का रिलेशन है, ये देखो इसी तरह का है डायग्राम। थीकोडोंट से बताओ क्या क्या बने, डायनासोर्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल। अब देखो इन्हीं को बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर्स की, कि इससे कौन कौन से डायनासोर्स रिलेटेड है। तो यहां पर आप देखोगे एक डायनासोर का नेम लिखा है स्टेगोसोरस, स्टेगोसोरस। यहां एक डायनासोर लिखा है ट्राइसेरेटोप्स, ट्राइसेरेटोप्स, ये डायनासोर्स है। यहां एक डायनासोर का नेम लिखा है टायरेनोसोरस, टायरेनोसोरस। यहां एक डायनासोर का नेम लिखा है ब्रैकियोसोरस, ब्रैकियोसोरस। ये लीजिए, ये डायनासोर्स हो गए। इसके अलावा एक और है जो डायनासोर की कैटेगरी में रखते हैं कुछ लोग, फ्लाइंग डायनासोर्स या फ्लाइंग रेप्टाइल्स, टेरेनोडॉन, टेरेनोडॉन, जिसको कि आप टेरोसोर भी बोल सकते हो, टेरोसोर लिख देना वहीं पर, टेरोसोर। और ये क्या है, फ्लाइंग रेप्टाइल्स हैं, ऐसे डायनासोर्स या ऐसे रेप्टाइल्स जो क्या कर सकते थे, फ्लाई कर सकते थे, उड़ सकते थे, फ्लाइंग रेप्टाइल्स। बताओ, ये हो गई डायनासोर्स की बात। इसके अलावा आपको क्या बोला गया, क्रोकोडाइल्स बने थे, मतलब इनसे रिलेटेड क्या थे, क्रोकोडाइल्स। तो यहां पर लिखा है क्रोकोडीलियंस, क्रोकोडीलियंस मतलब क्रोकोडाइल्स जैसे एनिमल्स का ग्रुप, एलिगेटर्स वगैरह एक साथ ही उसी ग्रुप में थे। तो क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सब इनके रिलेटिव क्रोकोडीलियंस बोल सकते हो। इसके अलावा इसी से इवॉल्व हुआ या इन्हीं से रिलेटेड थी कौन, आर्कियोप्टेरिक्स नेम की टूथेड बर्ड, आर्कियोप्टेरिक्स। और आर्कियोप्टेरिक्स से ही साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं कि किसका एवोल्यूशन हुआ होगा, बर्ड्स का। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट लेकिन ऐसा भी मानते हैं कि इन डायनासोर से ही बर्ड्स बनी, बताया था ना मैंने। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कुछ डायनासोर से क्या बन गए, बर्ड्स बन गए, इसलिए वो डायनासोर हमें नहीं दिखते। तो वो यही की बात कर रहे हैं, टेरोसोर, टेरेडोन, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, इनसे कुछ मानते हैं कि बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ होगा, लेकिन आपको यही मानना है आर्कियोप्टेरिक्स से बर्ड्स में। तो जरा बताओ, यही सारी चीजें बना दी ना अपन ने। बताओ, थीकोडोंट से ही तो रिलेशन है क्रोकोडाइल्स, डायनासोर्स एंड बर्ड्स का। ये डायनासोर्स हो गए, ये ये बर्ड्स बन गई और ये क्रोकोडाइल्स हो गए। बताओ, वही सारी चीजें तो लिखी हुई दोबारा से। बस अब इन्हीं का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रहेगा ना, आर्कियोप्टेरिक्स से बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ। तो क्या आप बोलते भी हो आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये देखो रेप्टाइल्स, ये देखो बर्ड्स, कनेक्टिंग लिंक हो गई कि नहीं हो गई। क्रोकोडाइल्स
एंड एलिगेटर्स, ये हो गए क्रोकोडिलियंस में। टेरोडोन, फ्लाइंग डायनासोर या फिर फ्लाइंग रेप्टाइल, ये ऐसे डायनासोर्स या रेप्टाइल्स थे जो फ्लाई कर सकते थे। मूवीज वगैरह जो बनी है डायनासोर्स की, उसमें आपने देखा हो कुछ रेप्टाइल्स को उड़ते हुए दिखाते थे, फ्लाइंग रेप्टाइल डायनासोर्स, टेरोडोन, टेरोसोर भी बोलते हैं इनको, फ्लाइंग रेप्टाइल्स। कुछ साइंटिस्ट इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि इनसे क्या बने, बर्ड्स बने, लेकिन अपन को तो यही मानना है कि आर्कियोप्टेरिक्स से। अब बाकी के जो है ये सब है क्या, डायनासोर्स। तो क्या है कि क्वेश्चन वैसे डायनासोर्स का जो है ना वो ज्यादा डिटेल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ज्यादा एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। एक ही डायनासोर के बारे में डिटेल में बात की है, वो भी अपन करेंगे, लेकिन डायग्राम बनाया हुआ है सबका, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है कि एक तरफ वो आपको इमेजेस दे दें डिफरेंट डायनासोर्स की, और एक तरफ उनके नेम्स लिख दें, और आपसे कहें कि इसको मैच करो, कौन कौन सा है डायनासोर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको लिए अपन एक छोटी सी बस एक एक दो दो चीजें समझते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा डायग्राम किस डायनासोर का है। जैसे अगर ट्राइसेरेटोप्स की बात की जाए, तो ट्राइसेरेटोप्स आप देखोगे इसके हेड पार्ट में थ्री हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। हेड पार्ट में थ्री हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो क्लियरली। तो ट्राई थ्री ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हेड पार्ट में आपको थ्री हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो क्या हो गया, ट्राइसेरेटोप्स हो गया। स्टेगोसोरस की जो बैक है उस पर आप देखो इस तरह से जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये कौन है, स्टेगोसोरस। आप देख सकते हो ये सारे दिखाए गए हैं मूवीज वगैरह में, देखी होंगी जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, इनमें सब दिखाए गए हैं। आपने देखा होगा ये डायनासोर भी दिखाया गया, ये डायनासोर भी दिखाया गया, इस तरह के टेरोडोन जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स ये भी दिखाए गए, सब दिखाए गए हैं, सब दिखाए गए हैं मूवीज में। इसके अलावा ब्रैकियोसोरस की बात करें तो इसकी खास बात क्या थी कि इसकी नेक की लेंथ बहुत ज्यादा थी, नेक की लेंथ बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बड़ी नेक की लेंथ हुआ करती, ऐसे भी डायनासोर दिखाए गए हैं मूवीज में। ये है कौन, ब्रैकियोसोरस। हर्बीवोरस होते थे, हर्बीवोरस है ना। तो ये, अब टायरेनोसोरस की बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। जो मेन कैरेक्टर था ना जुरासिक पार्क 2 का, ब्लू, जिसका नाम मूवी में क्या था, ब्लू, वो यही तो था, टायरेनोसोरस, यही था। खास बात क्या है इनकी कि इनके फोर लिम्स छोटे होते हैं, हाइंड लिम्स बड़े होते हैं। तो जब भी ये रनिंग करते हैं तो फोर लिम्स से नहीं करते हैं, किससे करते हैं, हाइंड लिम्स से करते हैं। तो अगर कोई डायनासोर का फोटो हो और आपको पहचानना हो कि ये कौन है, तो आपको देखना होगा फोर लिम्स छोटे और हाइंड लिम्स अगर बड़े दिख रहे हो, वो कौन है, टायरेनोसोरस है। तो ये फोटो आप पहचानना सीख गए ना, तो ये फोटोज देख लेना कैसी क्या है। अब अगर मैं टायरेनोसोरस की बात करूं, तो इसका पूरा नाम टी रेक्स बोलते हैं, टायरेनोसोरस रेक्स। जो थ्योरी दी थी ना उसमें यही बात तो थी, टायरेनोसोरस रेक्स। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एनसीईआरटी में, क्या क्या, ये बिगेस्ट डायनासोर्स हुआ करते थे, सबसे बड़े। हालांकि इनकी साइज भी इनके कंपेरेबल थी, ब्रैकियोसोरस भी कोई छोटे नहीं होते थे। मूवीज में तो बल्कि इनको बड़ा दिखाया गया है, इनको तो बहुत छोटा दिखाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी ने इन्हीं को बिगेस्ट माना है, तो मान लो बिगेस्ट है तो है, आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 20 फीट हुआ करती थी, 20 फीट हाइट, ये 10 फीट लगभग लगभग, या चलो थोड़ी ज्यादा ही होगी, 11-12 मान लो, लेकिन लगभग लगभग यही 10 होती है, इतना ही और मान लो ऊपर, मतलब 2 फ्लोर्स के बराबर, इतनी हाइट के हुआ करते थे। तो 20 फीट हाइट के, और इनके पास हुआ करते थे ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, बड़े डरावने कटार जैसे दांत, कटार खंजर, खंजर जैसे दांत, पता चला जबड़ा खोल दिया, वही हार्ट अटैक आ गया, है ना वो वाली बात। तो बिगेस्ट हाइट 20 फीट, और इनके पास थे क्या, ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। ये सारी बातें एनसीईआरटी की ध्यान रखनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो ये जबड़े खोल करके मत देखते रखना कि कहाँ है उसके डैगर लाइक टीथ, फोटो में कुछ नहीं समझ में आएगा, वहां थोड़े छोटे छोटे से बने हुए हैं, और वो भी प्रिंटिंग अगर सही है आपकी एनसीईआरटी की, तब ना, तब दिखेंगे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी की एक और गजब की बात है, प्रिंटिंग जहां सही होगी वहीं क्लियर दिखेगा कुछ भी, वरना जो है तो मान लो है ना। जैसे आपको बताया था ना रिंगवर्म्स, कुछ में रिंगवर्म का फंडा ही नहीं दिख रहा, बताया था ना यहाँ पर वो डायग्राम जो है, कहाँ दिखता है, कुछ एनसीईआरटी में, कुछ में दिख जाता है। तो चलिए ये समझ में आ गया ना। तो ये है फैमिली ट्री, और अभी जो पढ़ा था वो था एवोल्यूशनरी ट्री, उसमें आपको पता चलता है कि एवोल्यूशनरी ऑर्डर क्या रहा, और यहाँ पता चलता है कि कौन कौन किस किस से रिलेटेड है, जैसे फैमिली रिलेटेड को ही तो इंडिकेट करती है, इस तरह से। चलिए, अब एक और फ्लो चार्ट है, लास्ट फ्लो चार्ट। सारे फ्लो चार्ट या फैमिली ट्री वगैरह ये सब कैसे बनाए गए होंगे, फॉसिल्स रिकॉर्ड से।
चलिए प्लांट्स की बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब जो फ्लो चार्ट है, लास्ट फ्लो चार्ट, ये मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट हो सकता है। हालांकि आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया लास्ट 15 ईयर्स में। ये न्यू एनसीईआरटी में भी है और ओल्ड एनसीईआरटी में भी था। जो 2005-6 के पहले जो एनसीईआरटी चलती थी उसमें भी ये था एज इट इज। तब भी क्वेश्चन नहीं आता था, अभी भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी जब इंपॉर्टेंट बुक मानते हो तो एनसीईआरटी का कवर पेज उस पर यही तो प्रिंटेड है। तो कवर पेज पर तो और इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, कवर पेज पर यही है, यही बना है फ्लो चार्ट। तो मेरे हिसाब से तो फिर कवर पेज से तो आना चाहिए ना कभी क्वेश्चन तो आएगा। वेट करो, आता रहेगा। लेकिन अगर आया तो ये मान लो आप लीड ले लोगे कई बच्चों पे, क्योंकि जनरली ये पढ़ने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने ये देखा ये फ्लो चार्ट ऐसा है, मजे ही नहीं आता, कई बच्चों को पढ़ने छोड़ करके चले जाते हैं। और क्वेश्चन भी नहीं आया तो रिवाइज भी नहीं करते कई बार। तो अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके याद रखे रहोगे ना, और अगर क्वेश्चन आ गया लीड ले जाओगे आप कई बच्चों पे, है ना। तो देखिए इसको समझ लीजिएगा कैसे है। इसके लिए एक्चुअल में क्या, प्लांट डाइवर्सिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब समझ में आता है। तो देखिए स्टार्टिंग हुई क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स का मतलब क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स। क्लोरोफाइट का मतलब ब्रायो, टाइडो, जिम्नो, एंजियो, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइट्स। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो कि कैसे ब्रायो, टाइडो, जिम्नो, एंजियो इन सबका एवोल्यूशन हुआ, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर से 2 ब्रांचेस निकली। ये लो, सारी चीजें ब्रांचेस पर ही होती हैं। 2 ब्रांचेस निकली। एक ब्रांच जो निकली उस पर सीधे इवॉल्व हो गए कौन? ब्रायोफाइट्स। ये लीजिए, पहले नंबर किनका एवोल्यूशन हुआ, इसलिए तो बोलते हैं अपन ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले कौन आ गए? ब्रायोफाइट्स। अब जो दूसरी ब्रांच थी, इस ब्रांच पर बने ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स। ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, इस पर ये बन गए ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स। ट्रैक्योफाइट का मतलब ब्रायो को छोड़ दो आप, टेइडो, जिम्नो, एंजियो, इन सबको क्या बोलते कलेक्टिवली? ट्रैक्योफाइट। मतलब ट्रैक्योफाइट प्लस ब्रायोफाइट्स इक्वल्स टू क्लोरोफाइट्स। समझ में आ गई बात? ऑब्वियस सी बात, आपको मालूम होगा कि ट्रैक्योफाइट्स का मतलब जिन्हें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते, जो मिलते हैं सॉरी, तो ब्रायोफाइट्स में तो नहीं मिलते, बाकी में मिलते हैं, तो बाकी सब क्या हो गए? ट्रैक्योफाइट्स हो गए। क्लियर? अब ट्रैक्योफाइट से क्या हुआ? ट्रैक्योफाइट से फिर 2 ब्रांचेस निकली इस तरह से। एक ब्रांच पर क्या बन गए? जोस्टीरोफाइलम। जोस्टीरोफाइलम। और दूसरी ब्रांच पर क्या बन गए? राइनिया टाइप प्लांट्स। राइनिया टाइप प्लांट्स। अब ये जो जोस्टीरोफाइलम है और जो राइनिया टाइप प्लांट्स है, ये दोनों के दोनों क्या? प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। मतलब शुरुआत में जो टेरिडोफाइट्स बने थे ना, वो यही थे। तो आप क्या करोगे? मार्किंग करते चलना, पी फॉर टेरिडोफाइट्स, पी फॉर टेरिडोफाइट। ये सब क्या थे? टेरिडोफाइट्स थे। तो आप देखो ना, पहले कौन है? ब्रायोफाइट। अब कौन आ रहा है? टेरिडोफाइट्स। क्या ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स है? नहीं, पहले ब्रायोफाइट्स है फिर टेरिडोफाइट्स है। तो देखो इवोल्यूशन से कितनी चीजें क्लियर हो रही है। अपन जनरली यही बोलते हैं कि ब्रायो से टेरिडो बने, नहीं, ब्रायो अलग ब्रांच पर बन रहे और टेरिडोफाइट देखो अब बनने शुरू हो रहे अलग ब्रांच पर। तो इवोल्यूशनरी ट्री पैटर्न पर हुआ है, ऐसा थोड़ी ना हो कि ब्रायो से टेरिडो बने, नहीं, ब्रायो पहले आए, टेरिडो बाद में आए, अलग अलग ब्रांचेस पर आए। अर्थ पर पहले ब्रायोफाइट्स देखे, ये सही बात है। बाद में फिर कौन देखने शुरू हुए? टेरिडोफाइट्स। ठीक है बात? अब देखिए राइनिया टाइप प्लांट्स की बात करेंगे बाद में, पहले जोस्टीरोफाइलम की बात कर लेते हैं। जोस्टीरोफाइलम से भी 2 ब्रांचेस निकली। 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच पर बन गए हर्बेसियस लाइकोपोड्स। हर्बेसियस लाइकोपोड्स। लाइकोपोडा पढ़ा होगा आपने टेरिडोफाइट्स में। बताओ ये क्या हो गए? टेरिडोफाइट्स, पी लगा दो, टेरिडोफाइट्स। और दूसरे बने आर्वोरसेंट लाइकोपोड्स। आर्वोरसेंट लाइकोपोड्स। आर्वोरसेंट लाइकोपोड्स, ये भी लाइकोपोड्स क्या हो गए? टेरिडोफाइट्स। लेकिन ये क्या हो चुके हैं? एक्सटेंट हो चुके हैं। आप देखो ना, इनका जो लाइन है ना वो ऊपर तक नहीं ले गए, वो बाकी सारी लाइंस बिल्कुल ऊपर तक ले गए, टॉप तक। ये लाइन यहीं छोड़ दी इन्होंने। इसका मतलब ये बीच में ही क्या हो गए? एक्सटेंट हो गए, आगे गई नहीं। तो इस तरह से अब बात करते हैं राइनिया टाइप प्लांट्स की। राइनिया टाइप प्लांट से एवोल्यूशन हुआ किसका? साइलोफाइटन का। साइलोफाइटन। और साइलोफाइटन भी क्या थे? प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। पी लिख दो वहां पे।
तो आप देखो ना ब्रायो के बाद अब क्या इवॉल्व होते दिख रहे हैं आपको, साइलोफाइटन से तो बहुत सारी ब्रांचेस निकली। ये देखो एक ब्रांच निकली तो इससे बने स्फिनोप्सिड्स, स्फिनोप्सिडा पड़ा होगा, कॉमन नेम हॉर्सटेल्स, आया ना। क्या थे, टेरिडोफाइट्स, पी लिख दो यहां पर भी, टेरिडोफाइट्स। एक और ब्रांच निकली, उस पर फंस बन गए, फंस भी पढ़ा होगा आपने, किसमें, टेरिडोफाइट्स में, पी लिख दो। एक और ब्रांच निकली, उस पर क्या बन गए, जिंकोज, जिंकोज। अब देखो जिंकोज आपने पढ़े होंगे जिम्नोस्पर्म्स में, तो अब बताओ क्या आने स्टार्ट हो गए, जिम्नोस्पर्म। हाँ लेकिन जिम्नोस्पर्म के लिए आप बोल सकते हो कि जिम्नोस्पर्म्स किससे इवॉल्व हुए, टेरिडोफाइट से, क्योंकि देखो ना ये टेरिडोफाइट और ये जिम्नोस्पर्म, यहां बात सही है। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि पहले आए ब्रायो, फिर आए टेरिडो, अब आ रहे हैं क्या, जिम्नो। देखो ना सारी चीजें क्लियर होती है ना इस तरह से। एक और ब्रांच निकली, इस पर बने कॉनिफर्स, कॉनिफर्स, ये भी क्या थे, जिम्नोस्पर्म्स। एक पर बने निटेल्स, निटेल्स, ये भी क्या थे, जिम्नोस्पर्म्स। एक और ब्रांच निकली, उस पर बन गए प्रोजिम्नोस्पर्म्स, प्रोजिम्नोस्पर्म्स। इन प्रोजिम्नोस्पर्म से एवोल्यूशन हुआ किसका, सीड फंड्स का। अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी होगी तो वहां लिखा है फर्स्ट सीड प्लांट्स, और उसके ऊपर वाले में लिखा है फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स। तो कंफ्यूजन हो गया होगा कि सीड मिलते ही जिम्नोस्पर्म से है, ब्रायोटाइडो में तो सीड मिलते ही नहीं है, फिर ये क्या बात हो गई। एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म में तो सारे जिम्नोस्पर्म में सीड मिलते हैं, लेकिन उनकी स्टार्टिंग कहां से हुई, सीड फंड से, और सीड फंड किसमें रखते हैं, टेरिडोफाइट्स में। तो मतलब ये ऐसे फंड्स थे जिनमें सीड मिलने स्टार्ट हो गए थे, इन्हीं से तो आगे फिर प्रॉपर सीड बने जिम्नोस्पर्म के अंदर, साइकट्स वगैरह के अंदर। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ऐसे भी बोल देते हैं, क्योंकि सीड मिलने का फंडा जिम्नोस्पर्म का और बाकी फीचर्स फंड्स वाले। बताओ कनेक्टिंग लिंक टाइप का फंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है। इन्हीं से फिर बने क्या, साइकट्स, साइकट्स, साइकस वगैरह आता है इसमें, साइकट्स किसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में। और इन्हीं से इवॉल्व हुए क्या, डाइकोट्स, किसमें रखते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। बताओ अब क्या आने शुरू हो गए, एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स आने शुरू हो गए। तो देखो एंजियोस्पर्म्स का एवोल्यूशन सीड वाले ही प्लांट से हुआ ना, मतलब जिम्नोस्पर्म लाइक प्लांट से ही हुआ ना, लेकिन है क्या वो टेरिडोफाइट्स एक्चुअल में देखा जाए तो। समझ में आ रही ना बात की नहीं आ रही। अच्छा डाइकोट से ही होते हुए आगे मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स, और मोनोकॉट्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स। ये लीजिए, तो आपको ये ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा कि पहले ब्रायो फिर टेरिडो फिर जिम्नो और अब एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरह से ये सारा इवोल्यूशन हुआ। अब देखो ना सारा ट्री पैटर्न पे ही तो हो रहा है, तरह तरह की ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, तरह तरह के लाइफ फॉर्म्स क्या होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो इवोल्यूशन कुछ इस पैटर्न पर होता है। अब एनसीईआरटी ने थोड़ा अलग तरीके से बनाया, अपन ने अलग से बना दिया, बस और कुछ भी नहीं। हाँ एनसीईआरटी की जो लाइंस उसमें आप देखोगे थिकनेस कम ज्यादा है, वो थिकनेस कम ज्यादा ये बताती है कब उनका नंबर कितना कैसा था। तो अभी देखो ना ऊपर वाली लाइन में देखो सबसे ज्यादा थिकनेस एंजियोस्पर्म्स की दिखा रखी है, इसका मतलब अभी सबसे ज्यादा नंबर एंजियोस्पर्म्स का, मतलब वो डोमिनेंट। समझ में आ गई बात। एक लाइन नीचे ही तक रह गई, क्या हो गए, वो एक्सटेंट हो गए। तो इस तरह से बता रखा है उसका, लेकिन कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ अच्छा जो टाइम स्केल है वो यहाँ पर भी क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि टाइम स्केल यहाँ पर भी क्या नहीं है, कैलिब्रेटेड नहीं है प्रॉपर। तो टाइम स्केल दोनों ही फ्लो चार्ट में आपको नहीं पढ़नी है, बाकी पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आई ना बात बेटा। ये लीजिए एक और फ्लो चार्ट हो गया, क्या बेटा, नहीं क्लियर कह सकते, ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता एक्चुअल में, उन्होंने बताया बस कि उनके पहले के कुछ प्लांट इस तरह से। ये तो टाइडो में रखेंगे आप, फंस है ना, फंस किस में रखते हो, सीड फंस है वो। हाँ बेटा, हाँ तो प्रो हुए ना, जिम्नो थोड़ी ना है वो, प्रो जिम्नो है। फर्क सोचो ना, प्रो भी तो लगा है वर्ड, जिम्नोस्पर्म जैसे का ये मतलब है कि जिम्नोस्पर्म्स लाइक, इस तरह से, क्योंकि फीचर धीमे धीमे ही तो आएंगे प्रॉपर इस तरह से। चलिए ये हो गया फर्स्ट एविडेंस कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड एविडेंस पर, एविडेंसेस फ्रॉम कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी।
एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब इसकी बात करते हैं। मतलब अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो किससे पता चला अपन को? फॉसिल से। अब अपन सेकंड एविडेंस की बात करेंगे। तो जरा मुझे बताओ, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस और एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कंपेयर करेंगे मॉर्फोलॉजी को और एनाटॉमी को, और उससे हमें कुछ एविडेंसेस मिलेंगे इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। समझ में आई बात? तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या होता है फंडा, कि अगर जैसे अपन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो आप अर्थ पर देख रहे हो, इनको स्पेशली क्रिएट किया गया है। ऊपर वाले ने स्पेशली बनाया है, सबको यूनिकली क्रिएट किया गया है। मतलब सबके सब क्या है? यूनिक है। यूनिक है, और अगर यूनिक है मतलब आप कह सकते हो पूरी तरह से डिफरेंट है। हर लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म से क्या है? पूरी तरह से डिफरेंट है। लेकिन जब हम लाइफ फॉर्म्स को कंपेयर करते हैं, मतलब प्रेजेंट में जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको आपस में, या फिर प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स को पास्ट के लाइफ फॉर्म से जो एक्सटेंड हो गए उनसे जब हम कंपेयर करते हैं, जिनके फॉसिल्स मिले जब हम कंपेयर करते हैं, तो उनमें हमें कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं। जैसे अभी प्रेजेंट के जो लाइफ फॉर्म्स हैं इनके बीच में हमें सिमिलरिटी मिल रही है, और प्रेजेंट के और पास्ट के को जब आपस में कंपेयर करते हैं, उनके फॉसिल्स और प्रेजेंट में जो है लाइफ फॉर्म्स उनको जब हम कंपेयर करते हैं, तो उनमें भी हमें क्या में देखने को मिलती है? सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तो अगर ये सिमिलरिटीज हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह से डिफरेंट नहीं है। और अगर पूरी तरह से डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब पूरी तरह से यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है इसका मतलब उनका स्पेशल क्रिएशन नहीं हुआ है। और जो अगर स्पेशल क्रिएशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से हुआ है उनका फॉर्मेशन। इवोल्यूशन से हुआ है उनका फॉर्मेशन। तो बताओ, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन प्रूव नहीं हो रहा है इनसे कहीं ना कहीं? तो यहां पर बात क्या है इतनी सी, कि हम सिमिलरिटीज क्या देख रहे हैं, मतलब सिमिलरिटीज से ही तो प्रूव हो रहा है। लाइफ फॉर्म्स के बीच में सिमिलरिटी होना, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है किसका? इवोल्यूशन का। समझ रहे हैं ना बात को? तो सिमिलरिटी से इवोल्यूशन का आइडिया मिलता है। अच्छा, सिमिलरिटी, लेकिन हर तरह की सिमिलरिटी एक जैसी नहीं होती। सिमिलरिटी भी टू टाइप्स की होती है, तो हमें उसी की बात करनी है कि सिमिलरिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है होमोलॉगी और एक होती है एनालॉगी। अब आगे जब अपन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि होमोलॉगी नेम की जब सिमिलरिटी होती है तो कॉमन एंसेस्ट्री का आइडिया मिलता है, लेकिन जब एनालॉगी नेम की सिमिलरिटी होती है तो कॉमन एंसेस्ट्री का आइडिया नहीं मिलता। जैसे अभी अपन ने फ्लो चार्ट पढ़े, बताओ यहाँ पर कई जगह पर कॉमन एंसेस्टर वाला फंडा बन रहा था ना, तो कॉमन एंसेस्ट्री वाला फंडा आपको होमोलॉगी से मिलता है, एनालॉगी से नहीं मिलता। तो ये थोड़े से कंसेप्ट आपके टाइम के साथ बनेंगे। अभी तो अपन एक मेन पॉइंट पर आते हैं कि अगर हम बात करें सिमिलरिटीज की, अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज की, तो लाइफ फॉर्म्स के अंदर सिमिलरिटीज टू टाइप्स की होती है। एक होती है होमोलॉगी और एक होती है एनालॉगी। होमोलॉगी और एनालॉगी। अब ये होमोलॉगी और एनालॉगी हमें समझ में कैसे आएगी कि सिमिलरिटी होमोलॉगी है एनालॉगी है? वो हम कुछ ऑर्गन्स की हेल्प से क्लियर करेंगे। तो ऐसे ऑर्गन्स जो होमोलॉगी शो कर रहे होंगे उन्हें हम बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स। या यूं कहो कि होमोलॉगस ऑर्गन्स अगर है कहीं पर, तो आप कह दो कि वहां पर कौन सी सिमिलरिटी है? होमोलॉगी है। और इसी तरह से जो एनालॉगी शो करते हैं उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर एनालॉगस ऑर्गन्स है कहीं पर, तो जो सिमिलरिटी होगी वो कौन सी होगी? बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरह से फंडा होता है होमोलॉगी एनालॉगी, इस तरह से। अब ये कैसे क्या हो रहा है वो थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, मैंने इनके नेम नहीं बता रहा हूं, बस ये लाइफ फॉर्म्स है, टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है। अपन ने क्या किया, इसका एक ऑर्गन रेफरेंस के लिए लिया अपन ने, ऑर्गन ए बोल देते हैं, और इसका एक ऑर्गन रेफरेंस के लिए लिया, ऑर्गन बी बोल देते हैं। हम क्या करेंगे, इन ऑर्गन्स को आपस में कंपेयर करेंगे। ऑर्गन ए ऑर्गन बी, टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इनकी एनाटॉमी देखेंगे, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और उससे हमें पता चलेगा कि ये होमोलॉगस है या एनालॉगस है। तो हमें इनके बारे में पता चलेगा कि ये होमोलॉगस ऑर्गन्स है या एनालॉगस ऑर्गन्स है। अगर ये ऑर्गन्स होमोलॉगस हुए तो आप बोल दो कि इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है वो कौन सी हुई? होमोलॉगी। और अगर इन दोनों ऑर्गन्स का पता चला फंडा की एनालॉगस ऑर्गन्स है, तो फिर इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी कौन सी हुई? एनालॉगी। तो बताओ, ऑर्गन्स के बेसिस पर ही तो आप बोलोगे होमोलॉगी है या एनालॉगी। बताइए, कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब अपन को क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है बस, कि होमोलॉगस ऑर्गन्स आपको कैसे पता चलेंगे कि दो ऑर्गन होमोलॉगस है।
और ये कैसे पता चलेगा कि दो ऑर्गन एनालॉगस है? क्योंकि अगर ये पता चल गया तो आपको सिमिलरिटी भी पता चल जाएगी कि होमोलॉगी एनालॉगी, और अगर होमोलॉगी है तो कॉमन एंसिस्ट्री है, और अगर एनालॉगी है तो कॉमन एंसिस्ट्री नहीं है। तो आपको ये फायदा मिलता है, होमोलॉगी में क्या होती है, कॉमन एंसिस्ट्री होती है, और एनालॉगी में कॉमन एंसिस्ट्री नहीं होती है। ये अभी थोड़े कंसेप्ट बनने में टाइम लगेगा ये कॉमन एंसिस्ट्री वाला, लेकिन बन जाएंगे, बनने के बाद एवोल्यूशन में मजा आ जाएगा। तो ये फंडा होता है। तो अब अपन को क्या समझना है, ये समझना है कि ऑर्गन्स को किस बेसिस पर आप होमोलॉगस और किस बेसिस पर आप एनालॉगस बोलोगे। तो देखिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीवियस 10 इयर्स का अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो होमोलॉगस और एनालॉगस लगभग लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लगभग लगभग होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स, मतलब इस टॉपिक से जो अपन सेकंड नंबर पे हेडिंग डाली है इससे। तो ये लेक्चर आपका और अगला लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो देखिए होमोलॉगस ऑर्गन्स की बात करें कि होमोलॉगस ऑर्गन्स आप किनको बोलते हो, तो इनके दो फीचर हैं। ये दोनों के दोनों फीचर्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तो फिर आप उन ऑर्गन्स को क्या बोलोगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स। पहली बात किसकी है, ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अगर इन तीनों में से कुछ भी, तीनों में से कुछ भी आपको समझ में आ रहा है और वो अगर कॉमन है या सिमिलर है, कॉमन या फिर सिमिलर, क्योंकि कॉमन सिमिलर एक जैसे ही होगा, सिनोनिमस होगा एक तरीके से, तो कुछ भी हो, मतलब ओरिजिन समझ में आ जाए आपको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझ में आ जाए या फंडामेंटलिस्ट, कुछ भी एक चीज समझ में आ जाए और अगर वो कॉमन या सिमिलर दिख रहा है, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। आपने इन दोनों ऑर्गन्स को कंपेयर किया और देखा कि दोनों का ओरिजिन एक ही टाइप से हो रहा है, पता चला इसका भी मीजोडर्म से, इसका भी मीजोडर्म से, कॉमन ओरिजिन हो गया। समझ में आई बात। आपने इन दोनों ऑर्गन्स को कंपेयर किया, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है, आपने कहा फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर। समझ में आ गई ना बात, इस तरह से। दूसरी बात, एक और प्रॉपर्टी फंक्शंस की बात करें अगर हम, तो फंक्शंस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन से। मतलब इन ऑर्गन्स के आप फंक्शंस को कंपेयर करोगे, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बताइए बात क्लियर हो गई ना यहां तक। चलो, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी तब आप बोलोगे क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन्स। चलिए अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स, यही होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में, एग्जांपल्स वगैरह। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का लेते हैं, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। डिफरेंट मैमल्स के फोर लिम्स को यहां कंपेयर करके देखते हैं। कौन कौन से मैमल्स लिए एनसीईआरटी ने, एक लिया ह्यूमन, एक लिया चीता, एक लिया बैट, और एक लिया व्हेल, या फिर सील भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों एक्वेटिक मैमल्स हैं। तो बड़ी समझदारी से सिलेक्शन किया मैमल्स का, अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले मैमल्स। ये देखो दोनों लैंड पर रहते हैं, लेकिन ये अलग हैबिटेट में, ये अलग हैबिटेट में। ये एयर में रहने वाला मैमल, एरियल मैमल, और ये एक्वेटिक मैमल। आप देखो ना किस तरह से सिलेक्शन किया। तो अगर हम इन मैमल्स को देखें तो फिर हमें लगेगा ये तो सब अलग अलग है, अलग अलग जगह रह रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है, इन सबको यूनिकली क्रिएट किया है। लेकिन देखो आप, अभी इनमें कनेक्शन दिखाई देगा, इन सबके बीच में सिमिलरिटी है। कौन से टाइप की, होमोलॉगी टाइप की। क्यों, क्योंकि इनके जिन ऑर्गन्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो कौन से ऑर्गन्स हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। कैसे, अभी समझते हैं। इन्होंने क्या किया, इन सभी के फोर लिम्स को कंपेयर किया। ह्यूमन के अंदर फोर लिम्स को बोलते हैं हैंड्स, हमारे जो हाथ है ये फोर लिम्स ही तो है हमारे लिए। चीता के अंदर कंपेयर किया, चीता के कौन सा ऑर्गन को लिया, फीट को, पैर, क्योंकि उसके आगे पीछे दोनों लिम्स क्या है, पैर ही तो है उसके, फीट फुट आया ना। बैट के फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड होकर के क्या बन जाते हैं, विंग्स, इसलिए यहां पर किसको लिया, विंग्स को ले लिया। बैट के जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाइड होकर के बन जाते हैं क्या, फ्लीपर्स, फ्लीपर्स, या फिर पैडल्स, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं चप्पू। फिन्स थोड़ी ना होते हैं व्हेल के पास, चप्पू होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, जिनसे वो वाटर को पीछे कर करके आगे बढ़ती हैं। फिन्स थोड़ी ना होते हैं, फिन्स नहीं होते उनके अंदर, क्योंकि फिन्स तो किसके पास होते हैं, फिशेस के पास होते हैं, और ये फिशेस थोड़ी ना है, ये तो मैमल्स है। समझ में आई ना बात। तो इनके पास क्या है, स्विमिंग के लिए फ्लिपर्स है।
तो आप देखो ना, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वही कंसेप्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब इनमें अपन ने क्या देखा, इनमें देखा इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर। देखो मैंने क्या कहा, तीनों में से कुछ भी समझ में आ जाए वो सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको ओरिजिन, एम्ब्रियो, डेवलपमेंट और फंडामेंटल स्ट्रक्चर तीनों ही समझ में आए, कुछ भी एक समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसलिए समझ में आ सकता है क्योंकि इनकी एनाटॉमी आप डिस्कस कर सकते हो। हैंड की एनाटॉमी तो आपको पता भी है, आपको मालूम है कि जो ह्यूमन के हैंड्स हैं उसमें कुछ बोन्स मिला करती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। ये बोन्स मिलती कि नहीं मिलती? तो बताओ ये क्या हो गया, ह्यूमन के हैंड का फंडामेंटल स्ट्रक्चर। चलो, लेकिन जब चीता के आप फीट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखते हो तो वहां पर भी आपको यही बोन्स इसी अरेंजमेंट के साथ देखने को मिलती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। जब आप बैठ के विंग्स को देखते हो तो वहां पर भी आपको यही बोन्स मिलती है इसी अरेंजमेंट के साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। और जब आप व्हेल के फ्लिपर्स या पेडल्स को देखते हो तो वहां पर भी यही बोन्स मिलती है इसी अरेंजमेंट के साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर हुआ ना। चलो सेम नहीं हुआ क्योंकि बोन्स का जो अरेंजमेंट होगा वो एंगल थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर तो बोल सकते हो ना, इसलिए मैंने सिमिलर बोला, सेम नहीं बोला। सेम एक रिजिड वर्ड है, 100% होगा तब सेम बोलोगे। सिमिलर एक फ्लेक्सिबल वर्ड है, थोड़ा बहुत चलेगा, 99%, 99.95% इस तरह से। समझ रहे हैं बात? इसलिए मैंने सिमिलर लिखा अपनी सेफ साइड के लिए। कुछ बच्चे आ जाते हैं मॉड्यूल में सेम लिखा है, मैंने सिमिलर लिखा, क्योंकि कुछ बच्चे आ जाते हैं कि सर सेम कहां है, तो सिमिलर है, इसलिए मैंने सेफ साइड रख लिया अपने आप को, क्योंकि सेम तो हो ही नहीं सकता है, सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज मिलेगा ही मिलेगा। ये लीजिए, तो बताओ इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा हुआ, सिमिलर हो गया ना। बताओ पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई? अब चलो फंक्शंस की बात करते हैं। हालांकि फंक्शन डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होना, सेम भी होगा तब भी, डिफरेंट होगा तब भी, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने बोला तो पढ़ लेते हैं। हैंड्स का काम आता है होल्डिंग के, पकड़ने के। फीट का काम आता है रनिंग के। विंग्स का काम आता है फ्लाइंग के, उड़ने के। और फ्लिपर्स काम आते हैं स्विमिंग के, तैरने के। बताओ फंक्शंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंट, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? पहले ही क्लियर हो चुका था, पहले ही क्लियर हो चुका था, क्योंकि यहाँ तो सेम और डिफरेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्या होगा सबके सब होमोलॉगस ऑर्गन्स। अगर ये होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, इसका मतलब जितने भी ये मेमर्स लिखे हैं इनके बीच में जो सिमिलरिटी है वो कौन सी हुई, होमोलॉगी। वो कौन सी हो गई, होमोलॉगी। चलो सेकंड पढ़ते हैं, अभी तो पूरा पढ़ना है बेटा ये। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, इसलिए तो मैं लास्ट क्लास लेता नहीं हूं। एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, 15 मिनट से पहले लेट छोड़ता ही नहीं हूं। 8:30 तो मान ही लो, उसके ऊपर हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। अभी देखो ये भी एनसीईआरटी का है। आपने बोगेनविलिया देखा होगा, जनरली जो स्कूल की बाउंड्री वॉल होती थी ना, वहां जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे होते थे जिस पर कलरफुल लीव्स होती थी, वही क्या थे, बोगेनविलिया। तो बोगेनविलिया में अगर देखा जाए तो बोगेनविलिया में क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, इस तरह से स्टेम पर इस तरह से थॉर्न्स होते हैं, इस तरह से। और अगर बात की जाए कुकुरबिटा की, तो कुकुरबिटा में क्या होते हैं, इस तरह के टेंड्रिल्स होते हैं, इस तरह के टेंड्रिल्स। तो वो हो गए थॉर्न्स, ये हो गए टेंड्रिल्स, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंड्रिल्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा भी होगा आपने। अब यहां पर क्या है कि जब इन स्ट्रक्चर्स का और इन स्ट्रक्चर्स का हम ओरिजिन, एम्ब्रियो, डेवलपमेंट या फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं तो हमें वो क्या नजर आता है, कॉमन या सिमिलर नजर आता है। कैसे? हमने जब इन दोनों को देखा ना तो दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से होता हुआ पाया, एक्सिलरी बड। आपको मालूम है कि किसी स्टेम पर, अगर मैं स्टेम की बात करूं तो ये जो बर्ड्स होती है एक्सिलरी बर्ड्स, और ये जो बर्ड्स होती है ये टर्मिनल बर्ड्स बोलते हैं ना। तो बताओ अगर यही यही आपको मिल रहे हैं अगर थॉर्न्स, बताओ ये एक्सिलरी बट पर ही तो हो गए। और अगर यही यही आपको टेंडल मिल रहे हैं, बताओ वो भी कहां हो गए, एक्सिलरी बट पर हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब दोनों का ओरिजिन बोल दो या फंडामेंटली देखो तो दोनों की दोनों क्या है, एक्सिलरी बडी तो है। बताओ कॉमन सिमिलर का फंडा हो गया, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। फंक्शन की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी बोल सकते हो। थॉर्न किस काम आते हैं, प्रोटेक्शन के। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से खाए जाने में, ग्रेजिंग नहीं हो पाती इनकी, एनिमल्स ग्रेज नहीं करेंगे इनको, चबाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, थॉर्न्स है, बच जाएंगे खाए जाने से। टेंडल्स की बात करें तो ये सपोर्ट के काम आते हैं, क्योंकि कुकुरबिटा जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, इनका स्टेम बहुत वीक होता है,
इन्हें सपोर्ट की नीड होती है और सपोर्ट में हेल्प करते हैं कौन? टेंड्रिल। बताओ फंक्शंस कैसे हो गए डिफरेंट, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई ना। बताओ दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, कौन से ऑर्गन्स हो गए? होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ऑर्गन्स वर्ड अपन एनिमल्स में यूज करते हैं, प्लांट्स में नहीं करते, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बोल दो। बताओ इन दोनों प्लांट के बीच में कौन सी सिमिलरिटी हुई, इसका मतलब होमोलॉगी। चलो आगे बात करते हैं। थर्ड, ऑल वर्टिब्रेट्स हार्ट्स, ऑल वर्टिब्रेट हार्ट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके हार्ट्स होमोलोगस ऑर्गन्स। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, किसी का भी हार्ट ले लो, सभी का हार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन का है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। बताओ ओरिजिन कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? फंक्शंस की बात करें तो सिमिलर है, फंक्शन सेम है फंक्शन, क्योंकि बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें क्या करना है? ब्लड को पंप करना है ना? बताओ दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स। फोर्थ, ऑल वर्टिब्रेट ब्रेन्स, किसी भी वर्टिब्रेट का ब्रेन ले लो, फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का, ब्रेन एक्टोडर्मल ओरिजिन का है हर जगह। बताओ ओरिजिन कैसा हो गया? कॉमन। फंक्शन तो सेम है ही हर जगह, क्योंकि ब्रेन का काम ही क्या है? बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। ये लो, हो गया ना होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल। फिफ्थ, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स। कॉकरोच एक इंसेक्ट का एग्जांपल है, कॉकरोच चैप्टर में आपने माउथ पार्ट्स पढ़े होंगे, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स, ये माउथ पार्ट्स होते हैं किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर। किस टाइप के होते हैं वहां पर? बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के, काटने और चबाने वाले। इन्हीं की हेल्प से तो काटते हैं कॉकरोच, इन्हीं की हेल्प से तो चबाते हैं कॉकरोच। तो माउथ पार्ट्स हर इंसेक्ट के अंदर है, लेकिन माउथ पार्ट्स का फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक जैसा है हर जगह। आपको कॉकरोच के अंदर वैसा ही, मॉस्किटो के अंदर वैसा ही, हनी बी के अंदर, हर जगह माउथ पार्ट्स एक जैसे हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज नहीं बोल रहा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज। हर जगह मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम, हाइपोफेरेंस, इन्हीं जैसे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। फंक्शन जरूर अलग होते हैं। जैसे आप कहो कि हनी बी, तो हनी बी में कैसे मिलते? च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, चबाने वाले और चाटने वाले, क्योंकि हनी बी को नेक्टर चाटना होता है ना, तो माउथ पार्ट की हेल्प से तो चाटेगा। मॉस्किटो की बात करें तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, सक करने वाला, चूसने वाले, और कहीं ना कहीं पियर्सिंग, चुभोने वाले, तभी तो वो कहीं ना कहीं जो फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो है ब्लड को सक कर पाती है। तो यहां पर माउथ पार्ट्स की हेल्प से तो हो रहा है। तो क्या बात निकल करके आई? फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर, फंक्शंस डिफरेंट। मतलब दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही? क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए किसके? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के। नेक्स्ट, टेस्टिस ऑफ मेल्स एंड ओवरीज ऑफ फीमेल्स। तो मेल्स के टेस्टिस और फीमेल्स की ओवरीज, ये भी एग्जांपल है, क्योंकि मेल्स के अंदर जो टेस्टिस हैं मीजोडर्मल ओरिजिन के, फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज हैं मीजोडर्मल ओरिजिन के। ओरिजिन कैसा हो गया? कॉमन, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। दूसरा, फंक्शंस कैसे हैं? सेम, क्योंकि ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये मेल के और ये फीमेल के। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शंस क्या होते हैं? गैमीट्स का प्रोडक्शन, सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन। बोलो दोनों यही काम तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इस तरह से किसके एग्जांपल हो गए? होमोलोगस ऑर्गन्स के। सेवेंथ, पोटैटो एंड जिंजर, पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो प्लांट में पोटैटो पार्ट जो कि अपन वेजिटेबल के फॉर्म में लाते हैं घर पर, जिंजर प्लांट में जिंजर वाला पार्ट जो कि अपन घर लेकर के आते हैं। ये है ट्यूबर, ये है राइजोम। दिखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन ये भी क्या है? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पोटैटो जो है वो भी मॉडिफाइड क्या है? सूट। ये राइजोम है, जाइंजर, ये भी क्या है? मॉडिफाइड सूट। बताओ ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर या ओरिजिन कैसा हो गया? कॉमन। फंक्शंस वाइज जरूर अलग है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? इसका फंक्शन स्टार्च का स्टोरेज, लेकिन ये स्टार्च का स्टोरेज नहीं करता। लेकिन फर्क क्या पड़ गया उससे? प्रॉपर्टीज तो दोनों फुलफिल हो गई ना, क्या बन गए? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। एट्थ, रेडिस एंड कैरट, गाजर मूली, रेडिस एंड कैरट, गाजर मूली, ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। रेडिस प्लांट में जो रेडिस हम घर पर लेकर के आते हैं, कैरेट प्लांट में से जो कैरेट हम घर पर लेकर आते हैं, ये दोनों रूट्स हैं, मॉडिफाइड रूट्स। रूट्स की तो मॉडिफिकेशन है, बस कलर चेंज हो गया, वरना है तो रूट्स ही ना। बताओ फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या हुआ? रूट कॉमन हो गया ना, सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया?
फंक्शन वाइज भी सिमिलर है, सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों रूट है, तो रूट का काम क्या होता है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, इन सब की क्या करना? सप्लाई करना और सपोर्ट देना कहीं ना कहीं सॉइल में। बताओ क्या हो गए? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। तो ये जो एग्जांपल्स थे किसके थे? होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल थे। बताओ अगर ये होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो भी जिनके भी ये पार्ट्स हैं, वो क्या हुए? उनके बीच में कौन सी वो हुई सिमिलरिटी? होमोलॉगी। अब जो नाइन्थ है ना, वो एग्जाम्पल नहीं एक्चुअल में, वो एक पॉइंट है। तो नाइन्थ काट के एक स्टार लगा देना वहां पे। मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। अब देखिए मॉलिक्यूलर होमोलॉगी समझते हैं। अभी आप पढ़ रहे थे होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर ऑर्गन्स होमोलॉगी शो करें तो उन्हें क्या बोलते हो? होमोलोगस ऑर्गन्स। और अगर मॉलिक्यूल्स होमोलॉगी शो करें तो मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। जैसे मैं कहूं कि अभी आप ऑर्गन्स ले रहे थे आप रेफरेंस के लिए, अब आप ऑर्गन मत लो ऑर्गन। आपने कहा इस लाइफ फॉर्म का हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल ए। आपने इस लाइफ फॉर्म का मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल बी। बताओ ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें, अगर यहां पे होमोलॉगी दिखे, तो आप बोलोगे ये क्या हो गई? मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। तो ये कैसे पता चलेगी कि होमोलॉगी है या नहीं? कंसेप्ट वही का वही। आपको क्या करना है? ये सारी चीजें नहीं, आपको सिर्फ क्या देखना है? स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फंक्शंस, बस दो चीजें देखनी है। यानी जैसे आपने कहा कि ये ह्यूमन है और ये चिंपांजी है, मान लो आपने कहा ये ह्यूमन है और ये चिंपांजी है। चिंपांजी एक एप है, क्लोजेस्ट है हमारा, सबसे ज्यादा क्लोज यही है हमारे। तो ह्यूमन का मॉलिक्यूल ए, मतलब ह्यूमन का आपने हीमोग्लोबिन ले लिया मान लो, और चिंपैंजी का मॉलिक्यूल भी, मतलब उसका भी आपने हीमोग्लोबिन ले लिया, दोनों का हीमोग्लोबिन। जब दोनों के हीमोग्लोबिन को आप कंपेयर करते हो, तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? एक जैसा। और फंक्शन भी कैसा है? एक जैसा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो काम हमारे अंदर करेगा वही तो सबके अंदर करेगा। लेकिन गजब की बात यह है कि इतने डिफरेंट होते हुए भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है। बहुत बड़ी बात है। वो तो क्या बोलोगे? इसे होमोलॉगी, और मॉलिक्यूल शो कर रहा है इसलिए मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। इसी तरह से आपने ह्यूमन का डीएनए लिया, चिंपांजी का डीएनए लिया, इन दोनों को कंपेयर किया। गजब की बात, दोनों का डीएनए 99% से भी ज्यादा सिमिलर। डीएनए इतना परसेंट सिमिलर है। अब आप सोचो इतना परसेंट सिमिलर है, इसका मतलब स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर हो गए, फंक्शन वाइज तो सिमिलर हो गई डीएनए। बताओ क्या हो गई? ये मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। इसी तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी कंपेयर किया, तो वो भी कैसी निकली? एक जैसी। वो भी क्या है? मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। तो जब आप डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करो और वहां आपको होमोलॉगी नजर आ रही है, तो वो क्या होती है? मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। और जरा मुझे बताओ कि होमोलॉगी के लिए मैंने क्या बोला था कि कॉमन एंसेस्ट्री का आइडिया मिलता है। बताओ मॉलिक्यूलर होमोलॉगी अगर कहीं पर है, तो मॉलिक्यूलर होमोलॉगी की वजह से भी तो होमोलॉगी है। बताओ वहां पर भी कॉमन एंसेस्ट्री मिलेगी। इसका यह मतलब हुआ कि ह्यूमन और चिंपैंजी के लिए कॉमन एंसेस्ट्री है। इसका मतलब दोनों का एंसेस्टर क्या है? कॉमन है। दोनों का एंसेस्टर कॉमन है। ऐसी बातें यहीं से तो प्रूव हुई हैं कि ह्यूमन और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। एक ही से दोनों बने हैं। एक तरफ बन गया ह्यूमन और दूसरी तरफ बन गया चिंपैंजी, इसीलिए तो हमारे जितना ज्यादा सिमिलर है वो। इसलिए तो हमारा सिमिलर है, क्लोजेस्ट रिलेटिव बोलते हैं हमारा। पूरी अर्थ पर हमारा सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव कौन है? चिंपैंजी। ये नहीं होते मामा मामी फूफा फाफी और ये सब, ये नहीं है रिलेटिव। ये तो अपने रिलेशन, बस वो है फैमिली वाले रिलेटिव, इवोल्यूशनरी रिलेटिव। इवोल्यूशन वाइज आपके रिलेटिव कौन है? ये तो है क्लोजेस्ट। कौन है? चिंपांजी। ये है क्लोजेस्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, कॉमन एंसेस्ट्री, इस वजह से। बात समझ में आ गई ना? तो इतना सा पॉइंट था। अब अपन ने जो पॉइंट छोड़ा था ना, वो पढ़ लेते फटाफट। लेवल पे लाते हैं बेटा, बाकी बैचेस आगे चल गए हैं थोड़े से। सैटरडे है ना, तो सैटरडे तो सबको एंजॉय करनी है। देखो अब इसकी बातें जो बची वो तो अपन बाद में करेंगे, अब इसके आगे अभी नहीं पढ़ रहे अपन, आगे पढ़ेंगे। अपन ने जो वो बोला था ना, मीसो जो ये कह रहा कि मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, वो थोड़ा सा देख लो बस। 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से। मीसो जो ये कह रहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको याद करा दे रहा हूं यहीं पे। तो देखिए मीसो जो ये कह रहा है वो कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया था? 3। ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब देखो 3 पीरियड्स हैं और 3 लोगों के बारे में ही यहाँ बात की गई है। प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स की तो आप खुद पढ़ना। एनिमल्स की बात करें तो डायनासोर्स की बात की गई है यहाँ पे, डायनासोर्स की बात की गई है यहाँ पे, बर्ड्स की बात की गई है यहाँ पे, और मैमल्स की बात की गई है यहाँ पे। इन तीनों की बात यहाँ पर की गई है।
अब सबसे पहले करते डायनासोर की कहां क्या बात की गई। डायनासोर्स की बात करें तो ट्राइएसिक में डायनासोर्स का क्या हुआ है, ओरिजिन। जुरासिक में ट्राई क्या रही है, डोमिनेंस। और क्रिटेशियस में क्या रहा है, एक्सटेंशन। मतलब ये एक्सटेंट हो गए। तो डायनासोर्स यहां ओरिजिनेट हुए, यहां इन्होंने डोमिनेंस दिखाई, और यहां पर ये क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए। 3 पीरियड्स हैं, 3 बातें हैं, याद रख सकते हो, ओरिजिन, डोमिनेंस, एक्सटेंशन। डोमिनेंस जहां दिखाते हैं उसे अपन गोल्डन एज बोलते हैं। बताओ जुरासिक क्या हो गया, गोल्डन एज किसका, डायनासोर्स का। तो गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, इसलिए तो डायनासोर्स पर बेस्ड जो मूवीज हैं उनके नेम जुरासिक से स्टार्ट है ना, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, इसी वजह से। समझ रहे ना बात को। चलिए अब बर्ड्स की बात करते हैं। यहां पर बर्ड्स की कोई बात नहीं। जुरासिक की बात की जाए तो यहां पर ओरिजिन हुआ, ओरिजिन हुआ किसका, टूथेड बर्ड्स का। आपको मालूम है पहले टूथेड बर्ड्स हुआ करती थी, अब मॉडर्न बर्ड्स हैं। टूथेड बर्ड्स की बीक में टीथ हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न बर्ड्स की बीक में टीथ नहीं होते। इसी का तो एग्जांपल है आर्क्योप्टेरिक्स, टूथेड बर्ड का एग्जांपल आर्क्योप्टेरिक्स। ओरिजिनेट हुई थी कब,